हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एपोकैलिप्स की दुनिया में। रोज आपके लिए नए वीडियोस आएंगे। हमें सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना। तभी बाहर से किसी इंजन की आवाज आई। बाव, जोन और बाकी लोगों ने सुविधा स्टोर के सामने गाड़ी खड़ी कर दी। पीछे का हिस्सा हर तरह के बढ़िया पार्ट्स से भरा हुआ था। बाव दरवाजे पे गई और बोली, बॉस घूं, लिस्ट में लिखे सभी खास हिस्से और सामान यहां बिल्कुल वैसे ही मौजूद हैं। ये सुनकर तुम खड़े हो गए। बहुत खूब। उस समय युवान सिंह टेक की पूरी फैक्ट्री में तेज रोशनी थी। वर्कशॉप में बहुत शोर था और लगातार धातु कटने की आवाज आ रही थी। जयंगी दूसरी मंजिल के प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और नीचे इस भीड़भाड़ वाले माहौल को देख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल साफ और पक्के आदेश दे रही थी। उसके लगातार दबाव के कारण पूरी टेक्निकल टीम किसी चाबी भरी मशीन की तरह अपनी हद से ज्यादा काम कर रही थी। तभी एक हल्की सी इंजन की आवाज आई। तुमने ट्रक चलाकर वर्कशॉप के गेट पर रोका। उस समय अनगिनत आंखें तुम्हारी तरफ घूमी। तुम ड्राइवर की सीट से नीचे उतरे और फिर ट्रक के पीछे की तरफ गए। तुमने भारी सामान वाले दरवाजे खोल दिए। अगले ही सेकंड दिखा कि पूरा डब्बा पार्ट्स से खचाखच भरा हुआ था। यह देखकर सुनले जल्दी से भागा। आसपास के टेक्नीशियन भी भागकर आए। सबने पार्ट्स को जितनी जल्दी हो सके उठाना शुरू कर दिया। जेंगी तुम्हारे पास आए बिना कुछ कहे उसने बस तुम्हें गहरी नजर से देखा। फिर वह अचानक मुड़ी और टेक्निकल टीम पर चिल्लाई, सुन ले, अपनी टीम को लो और कोर ड्राइव शाफ्ट को लगाना शुरू करो। टीम 2 हाई प्रिसिशन सेंसर एरे को सेट करना शुरू करो। टीम 3 सभी अलॉय पार्ट्स को वेल्डिंग स्टेशन पर क्रम में रखो। सुबह होने से पहले मुझे यह प्रोडक्शन लाइन चालू हालत में चाहिए। अगले ही पल एक जोरदार जवाब गूंजा। इससे पूरी वर्कशॉप में गूंज उठ गई। इसके तुरंत बाद वर्कर जल्दी से काम में लग गए। वो प्रोडक्शन लाइन जो अभी तक सिर्फ एक खाली ढांचा थी, उसमें अब छोटे छोटे पुर्जे भरे जा रहे थे। समय मशीनों के शोर के बीच तेजी से बीता, जब पूरब के आसमान में पहली हल्की रोशनी दिखाई दी। सुनले ने खुद आखिरी मजबूत बोल्ट को कसा। उस समय पूरी प्रोडक्शन लाइन पूरी तरह बन चुकी थी। जेंगी प्रोडक्शन लाइन के मेन कंट्रोल बोर्ड के पास गई। उसने स्टार्ट बटन दबाया। तुरंत बिजली की एक हल्की गूंज पूरी वर्कशॉप में फैल गई। पूरी प्रोडक्शन लाइन किसी स्टील के दानव जैसी लग रही थी जो अब जाग गया हो। एक के बाद एक सैकड़ों बत्तियां जल उठीं। सबका ध्यान उसकी तरफ खींच गया, क्योंकि सारे उपकरण एक साथ बेहतरीन तरीके से काम कर रहे थे। पूरी प्रक्रिया बड़े आराम से चल रही थी। जैसे ही यह आखिरी चरण पर पहुंची, अचानक एक बहुत तेज अलार्म बजने लगा। चेतावनी, अंदर का प्रेशर बिगड़ गया है और सुरक्षा सीमा पार कर चुका है। यह सुनकर जेंगी के चेहरे के भाव बदल गए। वो एक ही झटके में कंट्रोल बोर्ड की तरफ लपकी। यह क्या हो रहा है? सुनले भी आगे आया। उसके हाथ कंट्रोल बोर्ड पर तेजी से चल रहे थे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, यह उस पल का रिएक्शन है जब पैसिवेशन फिल्म बनती है। इसका पीक चरम उम्मीद से कहीं ज्यादा है। यह मटेरियल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। उस पल में निकली ऊर्जा बहुत ज्यादा है। मुझे डर है कि बाहरी परत यह सह नहीं पाएगी। यह सुनते ही सबके दिल बैठ गए। उन सभी को लगा कि हार तय है। लेकिन तभी प्रेशर ग्राफ तेजी से नीचे गिरा और सुरक्षित सीमा में आकर रुक गया। वह चुभने वाला अलार्म भी अचानक रुक गया। उस पल सुनले खाली नजरों से स्क्रीन को देखने लगा। वॉयजर 1 ने ऊर्जा के झटके को सिर्फ अपने ढांचे की मदद से सह लिया। इसकी अलॉय परत के मुड़ने का रेट 0 था। फिर वह अचानक प्रोडक्शन लाइन की तरफ देखने के लिए मुड़ा। हमने कर दिखाया। जैसे ही उसने ये कहा, एक वॉयजर 1 की यूनिट धीरे धीरे प्रोडक्शन लाइन के अंत में दिखाई दी। अगले ही सेकंड जोरदार तालियां बज उठीं। हमने कर दिखाया, हमने सच में कर दिखाया। कई पुराने वर्कर जो सारी रात से जगे हुए थे खुशी से चिल्ला उठे। यहां तक कि जेंगी भी कांपना नहीं रोक पा रही थी। उसने आगे बढ़कर बैटरी को अपने हाथों में उठा लिया। फिर उसने इसे भीड़ की तरफ ऊपर उठाया। हमने कर दिखाया। इसी बीच तुम दूर एक कार के दरवाजे से टिके हुए थे और तुम्हारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। एक पल बाद खुशियां मनाना थोड़ा कम होने लगा। जेंगी की आंखें फिर से तेज हो गईं। लॉन्च इवेंट में 27 घंटे से भी कम समय बचा है। मैं इवेंट का पूरा शेड्यूल और भाषण का ड्राफ्ट तैयार कर लूंगी। सभी लोग अब यहां से जाओ और कुछ आराम करो। सब लोग आज शाम 4 बजे मिलना। हम लॉन्च इवेंट से पहले आखिरी मीटिंग करेंगे। यह कहने के बाद जेंगी ने वो बैटरी तुम्हें दे दी। तुमने बैटरी ली और उसे सीधे स्वान को दे दिया और उसे सुरक्षित रखने को कहा। जल्द ही पूरी फैक्ट्री में फिर से सन्नाटा छा गया और जेंगी लॉन्च इवेंट के स्टेप्स को देखने लगी। मेरा सुझाव है कि लॉन्च इवेंट को 3 हिस्सों में बांटा जाए। पहला, हम जोंग टेस्टिंग सेंटर की रिपोर्ट के डेटा को पेश करेंगे। दूसरा, हम असली प्रोडक्ट के साथ एक लाइव टेस्ट करेंगे। तीसरा, हम आगे के प्रोडक्शन प्लान और शुरुआती साझेदारी के इरादों की घोषणा करेंगे। तभी अचानक स्वान का फोन बज उठा। उसने फोन उठाया और स्क्रीन को देखा। उसका चेहरा तुरंत हैरानी से भर गया। प्रेसिडेंट जेंग,
डायरेक्टर गो, ये देखिए। इसके साथ स्वान ने अपना फोन आगे कर दिया। स्क्रीन पर एक फाइनेंशियल न्यूज का अलर्ट था। त्यानहुंग एनर्जी के सीईओ जोजान ने एक इंटरव्यू दिया और युवान सिंह टेक्नोलॉजी पर ऐसे हमला किया जैसे कि वह इंडस्ट्री के लीडर हों। उसने दावा किया कि युवान सिंह टेक्नोलॉजी की प्रोडक्शन लाइन बहुत पहले ही कबाड़ हो चुकी है और इसके पास बुनियादी बैटरी प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट भी नहीं है, और इस तरह के बाजार को खराब करने वाली रिपोर्ट के बहिष्कार की मांग की। अंत में एक कबाड़ हो चुकी प्रोडक्शन लाइन की एक फोटो भी लगी हुई थी। इसे देखते ही वर्कशॉप का माहौल तुरंत ठंडा पड़ गया, लेकिन सबको हैरान करते हुए जेंगी अचानक हंस पड़ी। वह उठी और प्रोडक्शन लाइन के पास गई। डायरेक्टर गु, मैं लॉन्च इवेंट के प्लान में बदलाव करने का निवेदन करना चाहूंगी। कल के लॉन्च इवेंट में कोई प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन नहीं होगा। हम पूरी वर्कशॉप में कैमरे लगा देंगे। हम साइट पर एक एकदम नया युवान सिंह 1 बनाते हुए पूरी दुनिया को दिखाने के लिए लाइव स्ट्रीम करेंगे और तुरंत इसे हेल सबसे कठिन मोड टेस्टिंग से गुजारेंगे। फिर आखिर में हम इसे सबके सामने खोलेंगे ताकि पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख सके कि युवान सिंह नंबर 1 सिर्फ एक खोखला डिब्बा नहीं है। क्या हम मीडिया और लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को संभाल सकते हैं? हम कर सकते हैं। जेंगी की आवाज पक्की और अडिग थी। तुमने उसकी बातों पर सिर हिलाया। फिर तुमने अपनी जेब से फोन निकाला और त्यानहुंग एनर्जी के हेडक्वार्टर में कॉल किया। उन्हें एक न्योता भेजो और कहो कि लॉन्च इवेंट में पहली लाइन के बिल्कुल बीच वाली सीट उनके लिए रखी गई है। कुछ ही देर बाद त्यानहुंग एनर्जी के चेयरमैन के ऑफिस में जोजान ने अभी निवेश कंपनियों के साथ एक मीटिंग खत्म की थी। उसने युवान सिंह टेक्नोलॉजी को एक बहुत बड़े घोटाले का नाम दे दिया था। उस इंटरव्यू ने हर बड़ा फाइनेंस न्यूज चैनल की हेडलाइन पर कब्जा कर लिया था। उसकी नजर में यह जंग पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन तभी उसकी चीफ असिस्टेंट ऑफिसर आई। मिस्टर जो, उन्होंने आपको कल के प्रोडक्ट लॉन्च में बुलाया है। जोजान ने न्योता लिया और उसे खोला। इस पर लिखे उकसाने वाले शब्दों को देखकर जोजान का गुस्सा बढ़ गया। बहुत बढ़िया, उनसे कहो मैं उनका न्योता कबूल करता हूं। मैं खुद देखना चाहता हूं कि वे इसका अंत कैसे करने वाले हैं। असिस्टेंट ने सिर हिलाया। फिर वह जल्दी से ऑफिस से बाहर चला गया। उस दोपहर ऑनलाइन जनता की राय पूरी तरह से भड़क उठी। पहले त्यानहुंग एनर्जी के ऑफिशियल अकाउंट से एक बहुत बड़ी घोषणा हुई कि चेयरमैन जोजान इंडस्ट्री की गंदगी को उजागर करने और मार्केट के नियमों को बनाए रखने के लिए निमंत्रण पर युवान सिंह टेक्नोलॉजी के लॉन्च इवेंट में जाएंगे। ठीक उसके बाद युवान सिंह टेक्नोलॉजी के ऑफिशियल अकाउंट ने एक पोस्टर डाला। उस पर केवल कुछ गहरे रंग की लाइनें थीं। हम जनता के सामने सिर्फ एक ही प्रदर्शन कर रहे हैं, पार्ट्स से लेकर बैटरी तक, प्रोडक्शन से लेकर उसे खोलने तक। कल सुबह 10 बजे ग्लोबल लाइव स्ट्रीम से जुड़ें। यह पोस्टर जनता की राय पर एक बम की तरह गिरा और जल्दी ही लॉन्च इवेंट को पूरे देश के ध्यान का केंद्र बना दिया। इस समय युवान सिंह टेक्नोलॉजी के फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के अंदर सुन ले कई टेक्नीशियनों को लेकर प्रोडक्शन लाइन की जांच कर रहा था। जेंगी फिर तुम्हारे पास आई। बॉस गो इस तरह के कपड़ों में, मुझे डर है कि तुम कल महफिल नहीं लूट पाओगे। यह सुनकर तुमने नीचे अपने कपड़ों को देखा। तुम सही कह रही हो। फिर तुम और जेंगी शहर के सबसे शानदार लग्जरी मॉल की तरफ चल दिए। जल्दी ही तुमने एक ट्रक में मॉल के गेट के पास गाड़ी रोकी। फिर तुम और जेंगी एक बहुत बढ़िया सूट की दुकान में गए। जैसे ही जेंगी अंदर गई, उसने कहा, हमें कल के लिए सूट का कपड़ा चाहिए, कुछ ऐसा जो महफिल में छा जाए लेकिन बहुत ज्यादा भड़कीला ना हो। यह सुनकर मास्टर ने तुम्हें देखा। उसने कुछ ही सेकंड में तुम्हारा नाप भांप लिया। वह पलटा और कपड़े के कई सैंपल बाहर निकाले। इन हाई थ्रेड काउंट वाले इटालियन वूलन कपड़ों के बारे में क्या ख्याल है? यह सुनने के बाद जेंगी ने एक उठाया और उस पर अपना हाथ फेरा। ये वाला? इसके बाद उबाऊ लेकिन सही नाप लेने और फिटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। तभी एक ताना मारने वाली आवाज आई, अरे क्या यह बॉस गो नहीं है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे छोटे से सुविधा स्टोर का पैसा यहां से कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदने के लिए भी काफी है? जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, वांग हाओ अपनी बाहों में झोंग चेन को लिए दरवाजे से अंदर आया। जब झोंग चेन ने तुम्हें देखा तो उसके चेहरे पर घमंड का भाव आ गया। वांग हाओ, ऐसा मत कहो। यहां के कपड़े सस्ते नहीं हैं। शायद शियाओ ने सच में चीजें बदल दी हों और 3 लाख का वह कर्ज भी चुका दिया हो। अब तक तुम बहुत पहले ही अपने अतीत को पीछे छोड़ चुके थे, इसलिए शुरू से आखिर तक तुमने कुछ नहीं कहा। तुम बस शांत रहे और उन्हें अपना नाप लेते रहने दिया। लेकिन इस तरह अनदेखा किए जाने से जोंग चेन को शर्मिंदगी और गुस्सा महसूस हुआ। उस पल जेंगी तुरंत तुम दोनों के बीच के रिश्ते को समझ गई। इसलिए उसने वांग हाओ पर नजर टिकाते हुए आधा कदम आगे बढ़ाया। तुम्हारे पिता त्यानहुंग एनर्जी के तहत हुंगा कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट हैं, है ना? बिल्कुल सही। कम से कम तुम्हारी नजर तो अच्छी है।
वांग हाओ को लगा कि जेंग यी उसे खुश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह हैरान रह गया। जेंग यी ने शांति से कहा, चांगन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग चैन इस कमी को पूरा करने के लिए टूट गई है। तुम्हारे पिता ने स्पेशल बैंक लोन के 300 मिलियन डाइवर्ट कर दिए। हुंगा का कैश फ्लो शायद अब तक 20 मिलियन से कम है, लेकिन अगले महीने की 15 तारीख कर्ज चुकाने की आखिरी तारीख है ना? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, वांग हाओ अपनी जगह पर सुन्न रह गया। उसका चेहरा हैरानी से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जेंग यी को अंदर की ये सारी बातें कैसे पता चलीं। एक पल में वांग हाओ जिस भी बात की डींगे हाँक रहा था, वह सब चकनाचूर हो गया। वह मास्टर दर्जी की ओर मुड़ी और कहा, इस साइज की 2 सबसे बढ़िया क्वालिटी की शर्ट और 3 टाई बनाना। इन्हें कपड़ों के साथ कल सुबह 9 बजे से पहले इस पते पर पहुंचा देना। यह कहने के बाद उसने अपने बैग से एक बिजनेस कार्ड निकाला और उसे काउंटर पर रख दिया। कार्ड पर लिखे 4 शब्द युवान सिंह टेक्नोलॉजी पर वांग हाओ की नजर पड़ी। एक पल में हाल ही की सारी खबरें उसके दिमाग में एक साथ घूम गईं। अगले ही सेकंड वांग हाओ पागलों की तरह जोर से हंसा। एक घोटाला करने वाली कंपनी के प्रेसिडेंट को मेरे परिवार की कंपनी की जांच करने का कोई हक नहीं है। जोंग चेन को भी वह ट्रेंडिंग स्टोरी याद आ गई जो उसने ऑनलाइन देखी थी, और वह भी मजाक उड़ाने लगी। मुझे लगा था कि तुमने किसी अमीर बड़ी उम्र की औरत को फंसाया होगा, लेकिन तुमने तो बस एक ठग को ढूंढ लिया। तुम दोनों की जोड़ी सच में बहुत अच्छी है। उस पल जेंग यी ने उन दोनों को शांति से देखा, लेकिन वांग हाओ सीधा उसके पास गया और लगभग उसके चेहरे पर उंगली घुसाते हुए बोला, अपने घुटनों पर बैठो और अभी माफी मांगो, वरना मेरा एक फोन कॉल तुम्हारी कंपनी बंद करवा सकता है। इस पर जेंग यी किनारे हटी और वांग हाओ का रास्ता रोक दिया। जब वांग हाओ की नजर तुम्हारी ठंडी आंखों से मिली तो वह तुरंत थोड़ा घबरा गया, लेकिन तुमने कोई कदम नहीं उठाया। तुमने बस शांति से कहा, कल सुबह 10 बजे युवान सिंह टेक्नोलॉजीज की फैक्ट्री में। तुम अपने मीडिया दोस्तों को भी साथ ला सकते हो। यह कहने के बाद तुमने उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा। तुमने बस जेंग यी को एक हल्का सा इशारा किया और फिर तुम दोनों एक के बाद एक वहां से चले गए। उस पल वांग हाओ के अंदर अपमान की एक लहर दौड़ गई। तुम्हारे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, जैसे किसी ताकतवर की किसी कमजोर पर दया, जिसके लिए कोई सफाई देने की भी जरूरत नहीं। वांग हाओ की आंखों में एक खतरनाक चमक कौंधी। ठीक है, मैं पक्का करूंगा कि हर कोई देखे कि तुम असल में किस तरह के जोकर हो। अगली सुबह 9 बजे शहर के पूर्व की तरफ का वो इंडस्ट्रियल एरिया जो कभी सुनसान था, अब पूरे शहर और यहां तक कि पूरे देश के ध्यान का केंद्र बन गया था। युवान सिंह टेक्नोलॉजीज फैक्ट्री का गेट खचाखच भरा हुआ था। बड़े मीडिया आउटलेट्स की न्यूज वैन ने लगभग सड़क को रोक ही दिया था। वहां बहुत से इन्फ्लुएंसर भी थे जो अपने फोन पकड़े हुए थे। तभी भीड़ में हलचल मच गई। एक रोल्स रॉयस फैंटम धीरे धीरे आती हुई दिखाई दी। यह फैक्ट्री के गेट पर रुकी। जोजान बॉडीगार्ड से घिरा हुआ बाहर आया। उसके चेहरे पर एक हल्की आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थी। तुरंत चारों तरफ कैमरों के फ्लैश चमकने लगे। रिपोर्टर तुरंत उसका इंटरव्यू लेने के लिए आगे दौड़े। क्या आपके पास कोई सबूत है कि युवान सिंह टेक्नोलॉजी ने धोखाधड़ी की है? आप इस आत्मघाती लाइव स्ट्रीम स्टंट के बारे में क्या सोचते हैं? यह सुनकर जोजान अपने कदमों पर रुक गया। वो कैमरों की तरफ देखकर मुस्कुराया। मैं यहां आज किसी पर हमला करने नहीं आया हूं। मैं यहां सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर आया हूं जिसने बैटरी इंडस्ट्री में अपनी आधी जिंदगी बिताई है, ताकि इस कथित इंडस्ट्री के नए खिलाड़ी के उदय को खुद देख सकूं। जहां तक सच्चाई की बात है, मुझे विश्वास है कि तथ्य हमें सबसे अच्छा जवाब देंगे। यह कहने के बाद जोजान अंदर चला गया। तभी एक लाल फरारी गेट पर आकर रुकी। वांग हाओजोंग चेन के कंधे पर हाथ रखे बाहर निकला। वह बहुत आत्मसंतुष्ट और घमंड से भरा लग रहा था। उसके पीछे उसके मीडिया दोस्तों का वो ग्रुप आ रहा था। एक पल बाद वांग हाओ भीड़ से घिरा हुआ जोंग चेन के साथ अंदर गया। फैक्ट्री के अंदर दर्शकों के बैठने की जगह को कई हिस्सों में बांटा गया था। वे सभी प्रोडक्शन लाइन की तरफ मुंह किए हुए थे और लाइन के बगल में 1 दर्जन से ज्यादा HD कैमरे लगाए गए थे। वे प्रोडक्शन लाइन की हर एक चीज दिखा सकते थे। पूरी जगह बहुत ही अजीब तरह से शांत थी। सामने का नजारा देखकर हर कोई सन्न था। समय एक एक सेकंड करके बीत रहा था। सुबह ठीक 10 बजे वहां की सारी लाइटें अचानक बंद हो गईं। पूरी दुनिया की नजरें इसी जगह पर टिकी थीं। अंधेरे में एक स्पॉटलाइट छत से नीचे चमकी। इसने एकदम भविष्य जैसी लगने वाली प्रोडक्शन लाइन को रोशन कर दिया। उसी समय लाइव कैमरा आगे बढ़ा। बड़ी स्क्रीन पर सभी को वह नजारा दिखाया गया। उस पल वहां मौजूद लोग आपस में फुसफुसाने लगे। इसी बीच जोजान आगे की लाइन की एक रिजर्व सीट पर बैठा था। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। उसे तुरंत लग गया कि कुछ गड़बड़ है। इस प्रोडक्शन लाइन को देखकर जो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर थी, जोजान की बेचैनी चुपचाप बढ़ती गई। तभी
जेंगी सधे हुए कदमों के साथ अंदर आई। वह सीधे प्रोडक्शन लाइन के सामने गई और रुक गई। मीडिया के दोस्तों, सभी को सुप्रभात। मैं जेंगी हूं, युवान सिंह टेक्नोलॉजी की प्रेसिडेंट। आज हम आपको दिखाएंगे कि सबसे साधारण कच्चे माल से शुरू करके एक युवान सिंह नंबर 1 बैटरी कैसे बनाई जाती है। अब कृपया हमारे चेयरमैन मिस्टर शियाओ का स्वागत करें। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, तुम सबके सामने आ गए। तुमने एक कस्टम मेड सूट पहना हुआ था और तुम्हारी आंखें रुके हुए पानी की तरह शांत थीं। फिर तुम आराम से प्रोडक्शन लाइन के कंट्रोल पैनल की तरफ गए और हल्के से उस पर टिक गए। आज के लॉन्च इवेंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जेंगी ने कहा, आज हम यहां सिर्फ एक काम करने आए हैं, लाइव प्रोडक्शन। इसके साथ तुमने कंट्रोल पैनल का बटन दबाया। अगले ही सेकंड पूरी शांत प्रोडक्शन लाइन में जान आ गई। एक एक करके सैकड़ों इंडिकेटर लाइटें जल उठीं। उसी समय रोबोटिक हाथ धीरे धीरे स्टैंड बाय मोड में आ गए। उसी समय इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन जल उठी और कई हिस्सों में बंट गई। मैंने स्क्रीन पर प्रोडक्शन लाइन के वर्क स्टेशन नंबर 1 का क्लोजअप दिखाई दे रहा था। कैमरे पर कई तरह के कच्चे माल रखे हुए थे। फिर जेंगी ने हर एक कच्चे माल के बारे में बताना शुरू किया, सिलिकॉन डायोनक्साइड से लेकर ग्रेफाइट पाउडर तक। यह देखकर जोजान ने खुलकर मजाक उड़ाया। क्या मजाक है? क्या तुम इस तरह से समय काटने की कोशिश कर रहे हो? वांग हाओ इतनी जोर से हंस रहा था कि वह दोहरा हो गया। क्या यह मिडिल स्कूल के बच्चों की क्लास है? लाइव स्ट्रीम में भी मजाक उड़ाने वाले कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी। लेकिन तभी प्रोडक्शन लाइन अचानक चालू हो गई। रोबोटिक हाथों ने नाप कर कच्चा माल उठाया और उसे पूरी तरह से बंद भट्ठी में डाल दिया। स्क्रीन पर मशीन के अंदर का तापमान तुरंत तेजी से बढ़ गया। उसी समय जेंगी ने शांति से समझाया, हमारी अपनी बनाई प्लाज्मा बमबारी तकनीक का इस्तेमाल करके हम कच्चे माल को परमाणुओं तक तोड़ सकते हैं और सारी अशुद्धियों को हटा सकते हैं, जिससे शुद्ध सिलिकॉन, लिथियम और कार्बन मिलता है। फिर हम सिलिकॉन परमाणुओं को फिर से जोड़कर एक अनोखा 3 डायमेंशनल छेददार सिलिकॉन कार्बन ढांचा बनाते हैं। यही इसकी बहुत ज्यादा एनर्जी, डेंसिटी और स्थिरता का राज है। जेंगी का हर शब्द एक बम की तरह गिरा। जोजान के चेहरे की मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई। ये टेक्निकल शब्द उसने सिर्फ नई रिसर्च वाली पत्रिकाओं में देखे थे या फिर सिर्फ साइंस फिक्शन उपन्यासों में सुने थे। उस पल जोजान अचानक सीधा होकर बैठ गया और तेजी से बदलते डेटा को घूरने लगा। स्क्रीन पर मौजूद हर डेटा पॉइंट प्रोसेस से बिल्कुल मेल खा रहा था। एक पल बाद जोजान ने अपनी आवाज धीमी की। उसने अपने टेक्निकल डायरेक्टर को आदेश दिया, इसे मेरे लिए चेक करो। यह सब आखिर आया कहां से? हालांकि टेक्निकल डायरेक्टर के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। मिस्टर जो, हमने पहले ही इसे देख लिया है। दुनिया में 5 से ज्यादा ऐसी लैब नहीं है जो इस तरह की टेक्नोलॉजी बना सकें और उनके बनाए हुए सैंपल सिर्फ मिलीग्राम में नापे जाते हैं। यह सुनकर जोजान का दिल धीरे धीरे बैठने लगा। तभी प्रोडक्शन अगले चरण में पहुंच गया। उसी समय जेंगी ने समझाना जारी रखा। एक के बाद एक टेक्निकल शब्द आते गए। जब जोजान ने अचानक अपना सिर ऊपर किया तो उसकी आंखों में एक तेज चमक कौंधी। मुझे इस घोटाले में कमी मिल गई। यह जरूर एक पहले से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो होगा। जब तक मैं एक ऐसी मांग करूंगा जिसे वे पूरा नहीं कर सकते, यह घोटाला उसी समय पकड़ा जाएगा। यह सोचकर जोजान ने हिचकिचाना बंद कर दिया। वह तुरंत खड़ा हो गया, जेंगी की बात को बीच में काटते हुए। मिस्टर जेंग, कृपया एक पल रुकें। तुम जो टेक्नोलॉजी दिखा रहे हो वह सच में हैरान करने वाली है, लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि यह सिर्फ एक प्रोफेशनली बनाया गया वीडियो नहीं है? जैसे ही उसने यह कहा, भीड़ तुरंत भड़क उठी। लोग तुरंत अपने शक जताने लगे। उस पल जोजान की मुस्कान और गहरी हो गई। मैं मांग करता हूं कि इस वीडियो को तुरंत रोका जाए और यहां मौजूद मीडिया के किसी भी सदस्य को रैंडम तरीके से चुना जाए जो हमारे कैमरे का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन लाइन को लाइव रिकॉर्ड करे और वीडियो को बड़ी स्क्रीन पर दिखाए। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं पूरी दुनिया के सामने तुमसे माफी मांगूंगा। जब उसने बोलना खत्म किया तो पूरी फैक्ट्री शांत हो गई। सबकी नजरें तुम पर और जेंगी पर टिकी थीं। यह सुनकर वांग हाओ उत्साह से कांपने लगा। वे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेंगे। मैंने कहा था ना कि वे ठगों का एक झुंड है। समय एक एक सेकंड करके बीत रहा था। आखिरकार तुम धीरे धीरे सीधे हुए और फिर स्टेज के बिल्कुल सामने गए। हां, तुम्हारा जवाब सबके दिमाग में एक बिजली की तरह गिरा। जोजान के चेहरे की मुस्कान भी तुरंत गायब हो गई, लेकिन उसने फिर भी अपने मन की हैरानी को दबा लिया। चेयरमैन गू, तुम में हिम्मत है तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ ही जोजान ने कंपनी के मुख्य कैमरामैन को भेज दिया। जेंगी फिर स्टाफ की तरफ मुड़ी और उन्हें इशारा किया। जल्द ही
स्टाफ का एक सदस्य एक डेटा केबल लेकर आया। फिर जेंगी ने कहा, यह एक बैकअप पोर्ट है, यह सीधे बड़ी स्क्रीन से जुड़ सकता है। मिस्टर जो, कृपया आगे बढ़ें। यह सुनकर जोजान ने अपने जबड़े भींच लिए। वह खुद कैमरामैन के पास गया। उसने डेटा केबल जोड़ी। फिर उसने कैमरामैन को अल्ट्रासोनिक फ्यूजन मशीन की तरफ कैमरा करने को कहा, जो चिल्लाया, मैं चाहता हूं कि आप अभी इस चरण को फिर से करें। मैं चाहता हूं कि पूरे समय इस मशीन के अंदर की रिकॉर्डिंग हो। यह मांग पहले से भी ज्यादा कठिन थी, लेकिन तुम्हारा जवाब एक बार फिर सबकी उम्मीदों से परे था। कोई बात नहीं, लेकिन वहां नीचे से मुझे डर है कि तुम इसे साफ नहीं देख पाओगे। तुम और कैमरामैन खुद स्टेज पर क्यों नहीं आ जाते और पास से हर एक चरण को चेक कर लेते? जैसे ही तुमने यह कहा, पूरा वेन्यू, जगह पूरी तरह से सन्न रह गया। जोजान का दिमाग सुन्न हो गया। स्टेज पर जाने का मतलब था कि वह चुनौती देने वाला बन जाएगा और पूरी दुनिया की नजरों के सामने इस सब की जांच करेगा। अगर यह सब सच हुआ तो वह सदी का सबसे बड़ा मजाक बन जाएगा। लेकिन अगर वह मना कर देता तो यह ऐसा ही होता जैसे वह मान रहा हो कि वह अंदर से डरा हुआ है। यह सोचकर जोजान ने गहरी सांस ली। फिर उसने स्टेज पर कदम रखा। कैमरामैन उसके बिल्कुल पीछे पीछे रहा। यह देखकर तुमने और कुछ नहीं कहा। तुम बस मुड़े, कंट्रोल कंसोल की तरफ वापस गए और बटन दबा दिया। अगले ही सेकंड प्रोडक्शन लाइन चालू हो गई। मटेरियल फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो गई। कैमरामैन ने जल्दी से मशीन के साथ कैमरा लगा दिया। उस पल बड़ी स्क्रीन पर कैमरे का लाइव वीडियो दिख रहा था। अलग अलग रंग के पाउडर की 2 धारें अंदर डाली गईं। फिर वे एक नेबुला की तरह तेज रफ्तार से घूमने लगीं। एक न दिखने वाली ताकत के प्रभाव में वे अलग हो गईं और टुकड़ों में टूट गईं। वे धुंध के 2 घने बादलों में बदल गईं। फिर एक अजीब फोर्स फील्ड द्वारा निर्देशित होकर वे आपस में मिल गईं और एक साथ बिना किसी गलती के जुड़ गईं। पूरी प्रक्रिया किसी साई-फाई विज्ञान फिल्म की तरह बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसी समय रियल टाइम डेटा ने दिखाया कि हर एक इंडिकेटर अपनी परफेक्ट वैल्यू तक पहुंच गया था। जल्दी ही प्रक्रिया पूरी हो गई। उस समय जोजान का पूरा शरीर कांप रहा था। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। यह सच नहीं हो सकता, यह जरूर कोई धोखा होगा। तभी तुम शांति से बोले, मिस्टर जो, क्या तुमने इसे साफ देखा? क्या इसे फिर से करना चाहते हैं? अपना चेहरा आगे करें और फिर से थप्पड़ खाएं। इन शब्दों पर जोजान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह लगभग वहीं बेहोश हो गया। स्टेज के नीचे तियानहुंग एनर्जी की एग्जीक्यूटिव टीम पहले ही पूरी तरह से घबरा चुकी थी। वे जानते थे कि तियानहुंग एनर्जी आज पूरी तरह से खत्म हो गई है। इसी बीच बड़ी स्क्रीन पर कैमरा बदला और बैटरी प्रोडक्शन जारी रहा। भविष्य की जैसी लगने वाली और भी मशीनें एक के बाद एक चालू हो गईं। प्रक्रिया का हर एक चरण दुनिया भर के दर्शकों को हैरान करता रहा। तभी एक फाइनेंशियल रिपोर्टर अपना फोन पकड़े हुए चिल्लाई, तियानहुंग एनर्जी का स्टॉक मार्केट खुलने के 3 मिनट बाद ही सर्किट ब्रेकर से टकरा गया है। इससे जुड़े सभी स्टॉक भी पूरी तरह से क्रैश हो गए हैं। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, किसी ने भी प्रोडक्शन लाइन की तरफ और ध्यान नहीं दिया। सभी ने मार्केट चेक करने के लिए जल्दी से अपने फोन निकाल लिए। वांग हाओ वहां सुन्न बैठा था। उसका फोन लगातार बज रहा था। जब उसने जवाब दिया तो उसके पिता की गुस्से से भरी आवाज आई, तुमने क्या किया है? स्टॉक क्रैश हो गया है, कंपनी खत्म हो गई है। तुमने बॉस को क्यों उकसाया? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वांग हाओ का हाथ बेजान होकर गिर गया। इस अफरा तफरी के बीच जेंग यी की आवाज फिर से गूंजी, रेत के एक कण से पूरी युआन सिंह नंबर 1 बैटरी तक। इस पूरी प्रक्रिया में 15 मिनट और 23 सेकंड लगे। इसी के साथ आज की लाइव स्ट्रीम खत्म होती है। यह कहने के बाद उसने दर्शकों के सामने हल्का सा सिर झुकाया। फिर वह मुड़ी और तुम्हारी तरफ आई। यह देखकर तुम दर्शकों की तरफ देखे बिना ही सीधे खड़े हो गए। सबकी नजरों के सामने तुम जेंग यी के साथ स्टेज के पीछे चले गए। धातु के दरवाजों के अंदर केवल फैक्ट्री की भीड़ बची थी, जो उलझी हुई भावनाओं के भंवर में फंसी थी। जैसे ही स्टेज के पीछे का दरवाजा बंद हुआ, ऐसा लगा जैसे इसने 2 अलग अलग दुनियाओं को अलग कर दिया हो। दरवाजे के बाहर अफरा तफरी और पागलपन की लहर थी। अंदर इतना गहरा सन्नाटा था कि सुई गिरने की भी आवाज आ जाए। जेंग यी ने एक लंबी सांस ली। यह खत्म हो गया। नहीं, यह खत्म नहीं हुआ है। यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। इस पर जेंग यी ने एक फीकी सी मुस्कान दी और अपना सिर हिलाया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, अगले ही सेकंड फोन पागलों की तरह वाइब्रेट हिलने लगा। जेंग यी ने अपना फोन उठाया और उसे देखा। स्क्रीन मिस्ड कॉल और मैसेज अलर्ट से भरी हुई थी। दुनिया के अनगिनत मशहूर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड हमारे साथ पार्टनरशिप करने के लिए दौड़ रहे थे। यह देखकर जेंग यी ने अपने दिल की खुशी को दबा लिया। हमने कर दिखाया।
पूरी दुनिया को हमारी बैटरी चाहिए। हमें तुरंत प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए और हर उस इंडस्ट्री में जाना चाहिए जिसे एनर्जी, ऊर्जा की जरूरत है। लेकिन तुम्हारा चेहरा शांत था और उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। वो प्रोडक्शन लाइन एक दिन में कितनी बैटरी बना सकती है? उन जायंट्स के कंपेयर में जिनके पास करोड़ों के ऑर्डर्स हैं, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी एक धूल के कण जितनी छोटी है। अगर हम मार्केट की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाए तो ये मोमेंटम जो हम आज देख रहे हैं हमें कभी न कभी बर्बाद कर देगा। यह सुनकर जैंगी का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उसी वक्त तुम उसके पास गए और एक उंगली उठाई। अपने सारे रिसोर्सेज फोकस करो और पहले एक ही एरिया में ब्रेक थ्रू लाओ। उसी प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ न्यू एनर्जी व्हीकल्स बैटरी सेल्स से कई गुना ज्यादा प्रॉफिट ला सकते हैं। और साथ ही हमें सबको यह समझाना होगा कि सिर्फ सबसे हाई एंड कार्स ही युआन सिंह यूज करने के लायक हैं। नंबर 1 जैंगी तुरंत तुम्हारी स्ट्रैटेजी समझ गई, लेकिन उसे अभी भी कुछ हेल्पलेसनेस फील हो रही थी। एक नई प्रोडक्शन लाइन बनाने में कम से कम 1 साल लगेगा, अगर हम बहुत फास्ट भी करें। हम इतना वेट नहीं कर सकते। किसने कहा कि मैं खुद एक बनाने जा रहा हूं? क्या हमारे सामने एक रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है? मैं चाहता हूं कि तुम त्यानहंग एनर्जी का प्रोडक्शन प्लांट खरीद लो। उस पल जैंगी का माइंड ब्लैंक हो गया। उसने तुरंत ऑब्जेक्शन किया। भले ही त्यानहोंग एनर्जी का स्टॉक सर्किट ब्रेकर को हिट कर गया हो, उसने अभी तक ऑफिशियली बैंकरप्सी डिक्लेयर नहीं की है। अगर वो बैंकरप्ट हो भी जाए तो भी उसे एक लंबे लिक्विडेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। उस प्रोसेस को खत्म होने में कम से कम आधा या 1 साल लगेगा। हमें वेट करने की जरूरत नहीं है। त्यानहंग एनर्जी के पीछे बैंक लोन्स का एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अब जब वो कोलैप्स हो चुकी है तो सबसे ज्यादा डर उन बैंक्स को है जिन्होंने उसे पैसा दिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि त्यानहोंग का यह मैस कौन संभालता है। वो बैंक्स बहुत खुशी से मान जाएंगे। यह सुनकर जैंग यी की सांसें तेज हो गईं। मैं उस बैंक को कांटेक्ट करती हूं जिसने त्यानहोंग को सबसे बड़ा लोन दिया है, अभी। इसके साथ ही जैंग यी ने और हेजिटेट नहीं किया। वो डेस्क के पास गई और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देखने लगी। इसी बीच त्यानहंग एनर्जी में चेयरमैन का ऑफिस पूरी तरह से मैस बना हुआ था। फ्लोर बहुत सारे फटे हुए डॉक्यूमेंट्स से भरा था और जोन काउच पर सुन्न पड़ा था। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रोडक्शन इक्विपमेंट कहां से आया था। अचानक डेस्क पर रखे सिक्योर फोन की तेज रिंग बजी। ये डायरेक्ट लाइन थी प्रेसिडेंट ली की, जो बैंक के टॉप एग्जीक्यूटिव्स में से एक थे। जब जोन ने इसे सुना तो उसकी पूरी बॉडी कांप उठी। वो मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और फोन का आंसर दिया। एक कोल्ड मेल वॉइस दूसरी तरफ से आई। मिस्टर जो, तुम्हारी कंपनी का स्टॉक प्राइस एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस दिखा रहा है। इसने पहले ही फोर्स्ड लिक्विडेशन और एसेट कोलैटरल क्लॉजेस को ट्रिगर कर दिया है। अब तुम्हें 7.2 बिलियन का लोन तुरंत चुकाना होगा। त्यानहंग एनर्जी अब वर्थलेस है। यह सुनकर जोन की पूरी बॉडी में सिहरन दौड़ गई। वो जानता था कि दूसरा इंसान सच बोल रहा है, लेकिन कुछ सेकंड्स के साइलेंस के बाद दूसरी तरफ के इंसान ने फिर बोला। हालांकि बस आधे घंटे पहले युआन सिंह टेक्नोलॉजी का कॉल आया। वो तुम्हारे सारे एसेट्स जो चेंजन में हैं उन्हें एक पैकेज के रूप में खरीदना चाहते हैं, जिसमें फैक्ट्री बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट और लैंड यूज राइट्स भी शामिल हैं। यह सुनकर जोजान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ह्यूमिलिएशन और रेज की एक लहर ने उसके बचे खुचे होश भी उड़ा दिए। सपने में भी नहीं। वो चिल्लाया, इसे सौंपने के बजाय मैं पूरी फैक्ट्री को जलाकर राख कर दूंगा। जोन की भारी थकी हुई आवाज ऑफिस में गूंज उठी, लेकिन लाइन के दूसरी तरफ से एक कोल्ड रिप्लाई आया। चेंजेन का इंडस्ट्रियल पार्क कोर प्लेस्ड एसेट है। बैंक को इस कोलैटरल को अपने हिसाब से डिस्पोज करने का पूरा राइट है। हम बस तुम्हें इन्फॉर्म कर रहे हैं, वरना तुम सब कुछ खो दोगे और तुम्हें रिकवर करने का चांस कभी नहीं मिलेगा। जैसे ही ये वर्ड्स बोले गए, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। वहां सिर्फ जोन डेज में खड़ा रह गया। इस बीच युआन सिंह टेक्नोलॉजी के ऑफिस में जैंग यी ने अभी अभी प्रेसिडेंट ली के साथ अपना कॉल फिनिश किया था। उसने तुम्हारी तरफ देखा और कहा, बैंक एक्विजिशन के लिए पहले ही मान गया है। वो जोजान पर प्रेशर डालना तुरंत शुरू कर देंगे। तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुमने बस शांति से रिप्लाई किया, बाकी सब तुम खुद हैंडल करो। अब से इन छोटे मैटर्स पर डिसीजन तुम खुद ले सकती हो। यह सुनकर जैंग यी अपनी जगह पर फ्रीज हो गई। वो बहुत शॉक्ड थी,
लेकिन फिर भी उसने अपने अंदर की उथल पुथल को दबाया। समझ गई, मैं हर डिटेल का ध्यान रखूंगी। नोट करने के बाद तुम प्रोडक्शन फ्लोर की तरफ चले गए। वर्कशॉप का एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक था। सारे एम्प्लॉयज इसके बारे में बहुत एक्साइटमेंट से बात कर रहे थे। तुम धीरे से क्राउड के पास गए। अगले ही पल सब एक साथ पलटकर तुम्हारी तरफ देखने लगे। चारों तरफ देखने के बाद तुम शांति से बोले, सबने इन पिछले कुछ दिनों में बहुत हार्ड वर्क किया है। आज का लॉन्च इवेंट एक ग्रेट सक्सेस रहा। मैं किसी को भी निराश नहीं करूंगा जो मुझ पर ट्रस्ट करता है। इस महीने से सभी एम्प्लॉयज की सैलरीज 100% बढ़ा दी जाएंगी। जैसे ही तुमने बोलना फिनिश किया, पूरी वर्कशॉप में साइलेंस छा गया। यह साइलेंस कुछ सेकंड्स तक रहा, फिर जोरदार चीयर्स गूंज उठे। तुमने एम्प्लॉयज के सेलिब्रेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया। तुमने बस सुनले को हाथ हिलाकर बुलाया। फिर तुम मुड़े और बगल वाले प्राइवेट ऑफिस में चले गए। यह देखकर सुनले ने जल्दी से फॉलो किया। कंट्रोल रूम के अंदर तुमने कहा, त्यानहोंग एनर्जी का साउथ सिटी वाला इंडस्ट्रियल पार्क जल्द ही हमारा होगा। मुझे चाहिए कि तुम और तुम्हारी टीम तुरंत एक स्पेशल टास्क फोर्स सेटअप करे। त्यानहोंग्स की टेक्नोलॉजी और एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइंस के बेस पर एक ऐसा रेट्रोफिट प्लान बनाओ जो सबसे फास्ट और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव हो। यह सुनकर सुनले की सांसें अटक जाती हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि त्यानहंग एनर्जी का बिजनेस तुम्हारे द्वारा एक्वायर किया जाने वाला है, लेकिन वो जल्दी से खुद को काम डाउन कर लेता है। लेकिन त्यानहोंग की प्रोडक्शन लाइंस युआन सिंह एक मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती और उन्हें रेट्रोफिट करने में बहुत सारा टाइम लगेगा। लेकिन तुम सिर हिलाते हो। हम अपनी मर्जी से अपनी प्रोपराइटरी टेक्नोलॉजी का कुछ हिस्सा छोड़ देंगे। हम युआन सिंह बैटरी का एक स्केल्ड बैक वर्जन प्रोड्यूस करने के लिए एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट का यूज करेंगे। इसकी परफॉर्मेंस अभी भी इतनी होगी कि ये मार्केट की हर लिथियम बैटरी को पीछे छोड़ दे, और साथ ही वर्कलोड बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। मैं समझ गया मिस्टर गुओ। हम 2 प्रोडक्ट लाइंस लॉन्च कर सकते हैं। हमारा खुद का प्रोडक्शन सबसे हाई एंड ऑटोमोटिव और एरोस्पेस सेक्टर्स को सप्लाई करेगा, और त्यानहंग का आउटपुट एंड यूजर मार्केट कैप्चर करने के लिए यूज होगा। 2 दिनों के अंदर मैं प्रिलिमिनरी प्रपोजल रिपोर्ट फिनिश कर दूंगा। इसके साथ ही सुनले तुरंत मुड़ता है और चला जाता है। कुछ ही देर बाद जैंगी कंट्रोल रूम का दरवाजा खोलती है। वो तुम्हें टैबलेट देती है। बैंक ने हमारा एक्विजिशन ऑफर अप्रूव कर दिया है और उसने त्यान हंग एनर्जी के लिए एसेट प्रिजर्वेशन प्रोसीजर्स स्टार्ट कर दिए हैं। उन्होंने हमारी लगभग सारी टर्म्स मान ली हैं, लेकिन तुम बस इसे एक झलक देखते हो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तुम्हारे पास इन मैटर्स की फुल अथॉरिटी है। मैंने अभी सुनले के साथ एक प्लान डिस्कस किया है, उसे फॉलो अप करो। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। कुछ भी हो तो मुझे टेक्स्ट कर देना। इसके बाद तुम उठे और चले गए। अब तुम्हें सप्लाईज खरीदनी है और फिर वापस एपोकैलिप्स एरा में जाकर खुदाई करनी है। आधे घंटे बाद तुम ग्लोबल स्टोरेज होलसेल मार्केट पहुंच गए। ये पूरी सिटी में सबसे बड़े सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन हब्स में से एक था। चारों तरफ देखने के बाद तुम सीधे मार्केट मैनेजमेंट ऑफिस में गए। हेलो, मुझे सप्लाईज का एक बैच खरीदना है। यह कहकर तुमने एक पेपर निकाला और उसे डेस्क पर रख दिया। मैनेजर ने कैजुअली लिस्ट उठाई और उस पर एक नज़र डाली। अगले ही सेकंड उसका एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया। 500 टन प्रीमियम राइस और आटा, 100 टन फ्रोजन पोर्क, बीफ और लैम। सर, क्या आप श्योर हैं कि ये कोई मिस्टेक नहीं है? तुमने कुछ नहीं कहा। तुमने बस उसे अपना बैंक बैलेंस दिखाया। जैसे ही उसने इसे देखा, मैनेजर ने तुरंत एक फ्लैटरिंग स्माइल दे दी। प्लीज थोड़ा वेट करें सर, मैं इसे अभी कोऑर्डिनेट करता हूं। मैं गारंटी देता हूं कि मैं सब कुछ जल्द से जल्द रेडी करवा दूंगा। अगले कुछ घंटों में पूरा होलसेल मार्केट बिजी हो गया। बहुत सारे फोर्कलिफ्ट्स और लेबरर्स मोबिलाइज किए गए। राइस के बैग्स और फ्रोजन मीट के बॉक्सेस वेयर हाउसेस से बाहर निकाले गए। फिर उन्हें 1 दर्जन से ज्यादा बड़े कंटेनर ट्रक्स पर लोड किया गया। उस पॉइंट पर क्वालिटी इंस्पेक्शन का बहाना करके तुमने मार्केट के पीछे एक टेम्परेरी ट्रांसफर वेयरहाउस रेंट पर लिया। जल्द ही एक के बाद एक फुली लॉडेड ट्रक वेयरहाउस में आया। लिस्ट के सामानों का जल्दी ही पहाड़ बन गया। कुछ ही देर में सब कुछ डिलीवर हो चुका था। तुमने बिना हेजिटेशन के पे कर दिया। इससे मैनेजर और भी ज्यादा एंथुसियास्टिक हो गया। उसने यहां तक कहा कि अगर तुम दोबारा उसके पास आओगे
तो वो तुम्हें बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट देगा। कुछ देर बाद तुमने सबको वहां से भेज दिया। फिर तुम राइस सैक्स के उस पहाड़ के सामने खड़े हुए और अपना हाथ हल्का सा हिलाया। अगले ही सेकंड सप्लाईज का वो छोटा सा पहाड़ हवा में गायब हो गया। वो डायमेंशनल वेयर हाउस के अंदर एकदम सही सलामत अपीयर हो गए। पूरा प्रोसेस शांत और एफिशिएंट था। इसके अलावा तुमने टनों अनिल, सॉल्ट और शुगर भी खरीदी, साथ में कैंड फूड, कंप्रेस्ड बिस्किट्स और इंस्टेंट नूडल्स के पहाड़ जैसे स्टैक्स, और इसके साथ बहुत सारी मेडिसिन्स और मेडिकल इक्विपमेंट। और तो और तुमने गैसोलीन और डीजल के 100 से ज़्यादा बैरल्स भी ऑर्डर किए। तुमने देखा कि डायमेंशनल स्पेस में अभी भी उसकी 1/10 कैपेसिटी बची है, तो तुम तुरंत ड्राइव करके एक बड़े हार्डवेयर और बिल्डिंग मटेरियल्स मार्केट गए, ताकि हर तरह के इंडस्ट्रियल मटेरियल्स खरीद सको, जिसमें कई CNC मशीन टूल्स और 3D प्रिंटिंग इक्विपमेंट भी थे। जब डायमेंशनल वेयर हाउस पूरी तरह से पैक हो गया, तो तुम ट्रक ड्राइव करके वापस कन्वीनियंस स्टोर ले आए। वेटलेसनेस की वो जानी पहचानी फीलिंग तुम्हें फिर से हिट हुई। तुम्हारे सामने की दुनिया ट्विस्ट और फोल्ड होने लगी। अगले सेकंड तुम एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में पहुंच गए। तुमने शांति से इस ट्रांजिशन के सेंसरी शॉक से खुद को एडजस्ट किया। एक पल बाद तुमने वॉकी टॉकी उठाया। नाइटिंगेल टेक पार्क में सब कैसा चल रहा है? सब कुछ स्मूथली चल रहा है। तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस के अनुसार हमने पार्क के सर्विलांस और अलार्म सिस्टम्स रिपेयर कर लिए हैं और डॉर्म एरिया को सेंटर मानकर 3 डिफेंसिव लाइंस सेटअप कर ली हैं। हमारी नजरों से कुछ नहीं बच सकता। 300 से ज्यादा स्कैवेंजर्स ने पार्क में स्नीक इन करने की कोशिश की है। हमने उनमें से कुछ को पकड़ लिया। नाइटाब्लेड के पास अब 43 फुल मेंबर्स हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने मेरी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर काम किया है। लोगों को अभी प्लाजा भेजो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। समझ गई बॉस। नाइटिंगेल ने एक क्रिस्प और स्टेडी वॉइस में रिप्लाई किया। कॉल एंड करने के बाद तुमने पब्लिक चैनल पर स्विच किया। हमेशा की तरह ट्रेड। बस एक छोटा सा सेंटेंस, ये एक डेप्थ चार्ज की तरह हिट हुआ। अगले सेकंड रेडियो पर एक के बाद एक रिप्लाई आने लगे। बोल्डर कॉपीज, हाइव कॉपीज, लाइट हाउस कॉपीज, आर्क कॉपीज। क्योंकि अनाउंसमेंट के 2 दिन बाद तक तुम नजर नहीं आए थे। फ्रेश बीफ और सिगरेट ऑफ शराब का टेस्ट मिलने के बाद चारों मेजर फैक्शंस बेचैन हो गए थे। कोई भी अपनी पुरानी लाइफ में वापस नहीं जाना चाहता था। रयूमर्स थीं कि तुम ट्रेड से अनहैप्पी थे। कुछ ने यहां तक कह दिया था कि तुम मारे गए हो। अब जब तुम वापस आ गए हो, तो चारों मेजर फैक्शंस ने तुरंत राहत की सांस ली। 20 मिनट से भी कम समय में नाइटिंगेल द्वारा भेजा गया कॉन्वॉय प्लाजा पहुंच गया। इस ग्रुप को लीड कर रहा था वो स्कार फेस्ड ब्रूट। उसके चेहरे से वो एरोगेंस जा चुकी थी। उसकी जगह रिस्पेक्ट और पैशन था। हेलो बॉस। ये देखकर तुमने हल्का सा हाथ हिलाया। अगले ही सेकंड सप्लाईज के बॉक्सेस अपीयर हो गए। वहां कैंड गुड्स, सी फूड और लैम्ब चॉप्स थे, साथ ही ड्रिंक्स, बियर और पीनट्स भी। वहां कई सारे ब्रांड न्यू पोर्टेबल जनरेटर्स भी थे। ये तुम्हारा रिवॉर्ड और सप्लाईज है। नाइटिंगेल को जाकर काम करने को कहो। यहां बहुत सारी सप्लाईज हैं। ये देखकर स्कारफेस की आंखें तुरंत लाल हो गईं। थैंक यू बॉस। मैं श्योर करूंगा कि नाइटिंगेल को यह मैसेज मिल जाए। कॉन्वॉय के जाने के बाद चारों मेजर फैक्शंस की ट्रेड टीम्स एक के बाद एक वहां पहुंची। इस बार वो और भी ज्यादा गोल्ड और क्रिस्टल कोर्स लाए थे। पूरा ट्रांजैक्शन एकदम स्मूथली हुआ। तुम्हारे सामने वो चारों मेजर फैक्शंस एकदम अच्छे स्कूल के बच्चों जैसे थे। जल्दी ही सब चले गए। स्क्वायर में फिर से साइलेंस छा गया। तुमने हॉल काउंट किया। 500 किलोग्राम से ज्यादा गोल्ड और 63 क्रिस्टल कोर्स। फिर बिना हेजिटेशन के तुमने सारे क्रिस्टल कोर्स एब्जॉर्ब कर लिए। एक पल में एनर्जी का एक बहुत बड़ा सर्ज तुम्हारे अंदर एक्सप्लोड हुआ। तुम्हारी टेलीकाइनेटिक लिमिट इजीली 500 किलोग्राम को ब्रेक कर गई। उसी समय तुम्हारी डायमेंशनल स्टोरेज 6000 क्यूबिक मीटर्स तक एक्सपैंड हो गई और तुमने स्पेस में शिफ्ट करने की एबिलिटी अनब्लॉक कर ली। अब तुम 20 मीटर की रेंज के अंदर अपनी मेंटल एनर्जी खर्च करके फ्रीली ब्लिंक कर सकते हो। इससे पहले कि तुम्हारी मेंटल एनर्जी खत्म हो जाए, तुम कम से कम 30 बार ब्लिंक कर सकते हो। इसके बाद तुमने एक कॉइन पर अपनी टेलीकाइनेसिस फोकस करके उसे फायर करके टेस्ट किया। एक स्प्लिट सेकंड में
कॉइन की स्पीड साउंड की स्पीड से भी तेज हो गई। अपने अंदर की इस सर्जिंग पावर को फील करके तुम जोर से हंस पड़े। ये वेस्टलैंड वर्ल्ड का सबसे बेसिक लॉ है। फिर तुमने रेडियो पर आर्क को कांटेक्ट किया, जो यान और वांग चोंग मिंग से कहो कि मुझसे स्क्वायर में आकर मिले, मैं अभी अरेंज करती हूं। बॉ ने बिना किसी हेजिटेशन के रिप्लाई किया। आर्क का कॉन्वॉय जल्द ही स्क्वायर पहुंच गया। कई फुली आर्म्ड सोल्जर्स ने जोन और वांग चोंग मिंग को एस्कॉर्ट किया। दोनों तेजी से आगे बढ़े। एक पल बाद वो कन्वीनियंस स्टोर के एंट्रेंस पर पहुंच गए। मुझे और पार्ट्स चाहिए, मैं उन्हें और कहां से ला सकता हूं? यह सुनकर वांग चोंग मिंग ने एक गहरी सांस ली। यहां 3 प्रोडक्शन बेसेस हैं, लेकिन सिचुएशन बहुत सीरियस है। पहला सिटी के नॉर्थ में हैवी इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट में है। वो उन एरियाज में से है जहां जॉम्बीज का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है। दूसरा वेस्टर्न सबर्ब्स के लॉजिस्टिक्स ट्रांसफर पोर्ट पर है। उस एरिया में कभी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हुआ करती थी, लेकिन अब वो एक डेड सिटी बन गया है। और तीसरा वाला, वो बहुत दूर है। करंट ट्रैफिक कंडीशंस के हिसाब से वहां पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। थॉर नंबर 7 बैटरी के अलावा त्यानहोंग कंपनी के पास और क्या टेक्नोलॉजी है? उसी वक्त वांग चोंग मिंग और जोन ने एक दूसरे को देखा। फिर वांग चोंग मिंग बोला, थॉर नंबर 8, इसकी एनर्जी डेंसिटी नंबर 7 से 3 गुना है और ये इंस्टेंट ओवरलोड आउटपुट दे सकती है। इसे खासतौर पर कुछ स्पेशल इक्विपमेंट के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन इसके कोर मटेरियल्स बहुत रेयर हैं और इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिस वजह से इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। कंपनी ने वेस्ट सबर्ब लॉजिस्टिक्स पोर्ट बेस पर सिर्फ एक ही प्रोडक्शन लाइन रखी थी। यह सुनकर तुम साइलेंट हो गए और मूड थोड़ा हैवी हो गया। तभी जो युआन अचानक एक्साइटेड होकर बोला, तियान कंपनी सिर्फ एक बैटरी सप्लायर नहीं है। डिजास्टर से पहले कंपनी ने पायनियर प्रोजेक्ट लॉन्च करने में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। इस प्रोजेक्ट का फाइनल प्रोडक्ट पायनियर एक था। इसे कंस्ट्रक्शन और माइनिंग के लिए बनाया गया था। इसकी हाइट लगभग 6 मीटर है। ये फुली इलेक्ट्रिक है और इसमें 6 थॉर नंबर 8 बैटरीज लग सकती हैं। फुल चार्ज होने पर यह 72 घंटे तक हाई इंटेंसिटी ऑपरेशंस हैंडल कर सकता है। यह सुनकर तुम सोच में पड़ गए। भले ही ये चीज़ कॉम्बैट के लिए नहीं बनाई गई थी, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ ये अभी भी वॉर का एक सच्चा वेपन बन सकता है। यह सोचकर तुमने तुरंत पूछा और बात करने के बाद तुम्हें और पता चला। पायनियर का मेनार एंड डी बेस हायो सिटी में है, जो 200 किलोमीटर दूर है। बेस पर 3 पायनियर प्रोटोटाइप्स हैं और साथ में 10 और यूनिट्स के पार्ट्स और एक प्रोडक्शन लाइन भी। लेकिन वहां का सफर बहुत लंबा और बहुत खतरनाक है। तुम्हारी हार्ट बीट तेज होने लगी। पायनियर से जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो थॉर नंबर 7 बैटरी से 100 गुना ज्यादा बड़ा होगा। तुम्हें पायनियर चाहिए ही था। जल्द ही तुम शांत हुए। अब तुम लोग वापस जा सकते हो। फिर तुम मुड़े और कन्वीनियंस स्टोर में वापस चले गए और धीरे से शटर नीचे कर दिया, जिससे बाहर का सब कुछ कट ऑफ हो गया। कुछ ही देर में एक आर्मर्ड व्हीकल के इंजन की आवाज पूरे स्क्वायर में गूंजी। फिर वो आवाज धीरे धीरे दूर जाकर फेड हो गई। कन्वीनियंस स्टोर के अंदर तुम एक कुर्सी पर बैठे और ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लगे। वहां अकेले जाना बहुत रिस्की था और नाइटर ब्लेड स्क्वाड में इतने लोग नहीं थे। चारों मेजर फैक्शंस का पर्सनल सेटअप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उनके इक्विपमेंट की क्वालिटी भी हर जगह अलग अलग है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे वो इतनी लंबी जर्नी कर सकें। अभी वो मुश्किल से वेस्टर्न सबर्ब्स के लॉजिस्टिक्स पोर्ट तक ही पहुंच पा रहे हैं। तुम्हें हजारों लोगों की जरूरत है, एक वेल इक्विप्ड आर्मी की जिसका रिजॉल्व बहुत ही स्ट्रोंग हो, और उसके लिए बहुत सारी सप्लाईज बैकअप में चाहिए, और साथ ही एक सिक्योर रियर बेस भी। तुम्हें इस कन्वीनियंस स्टोर को सेंटर बनाकर मेजर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना होगा। एक वेल फोर्टिफाइड बेस बनाओ, फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ एक्सपैंड करो। इस एपोकैलिप्स के रुइंस से हर कीमती चीज ढूंढ निकालो। एक बार जब इनिशियल प्लान शेप ले चुका था, तो तुमने तुरंत वॉकी टॉकी उठाया और नाइटिंगेल को कांटेक्ट किया। मेरे पास एक नया प्लान है। कन्वीनियंस स्टोर प्लाजा के चारों तरफ एक बेस बनाओ। मुझे मैन पावर चाहिए। मुझे वो हर कोई चाहिए जिसने कंस्ट्रक्शन या इंडस्ट्रियल ट्रेड में काम किया हो।
तुम्हारा काम उन लोगों को ढूंढना है। यह सुनकर नाइटिंगेल की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। उसने अपने अंदर के शौक को छुपा लिया। अभी करती हूं, मैं इस पर काम शुरू करती हूं। कॉल एंड करने के बाद तुमने तुरंत पब्लिक चैनल ओपन किया। मैं शियाओगुओ हूं। मैं सेंट्रल प्लाजा में एक परमानेंट ट्रेडिंग पोस्ट और सेफ जोन एस्टैब्लिश करूंगा। कल से यहां लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। कंस्ट्रक्शन के दौरान मुझे सिक्योरिटी चाहिए। इसका स्केल स्काईवॉल टेक पार्क के अटैक से दुगना होगा और सप्लाईज डेली सेटल की जाएंगी। इन वर्ड्स ने चारों मेजर फैक्शंस के लीडर्स को स्लेज हैमर की तरह हिट किया। वो बहुत गुस्से में भी थे और अलर्ट भी, लेकिन उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि तुम्हारे पास रिसोर्सेज की एंडलेस सप्लाई का बैकअप था और तुम्हें इसकी जरा भी टेंशन नहीं थी। अभी तुम्हारे पास चारों मेजर फैक्शंस के काउंटर अटैक की टेंशन लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करने को थे। तुमने एक पेपर निकाला और तुरंत उसके पीछे एक पेन से स्केच बनाया। कन्वीनियंस स्टोर को स्टार्टिंग पॉइंट मानकर पूरा सेंट्रल प्लाजा कोर जोन का काम करेगा। पहला स्टेप था पेरीमीटर वॉल, एक ऐसी वॉल जो एक बड़े जॉम्बी होर्ड, यहां तक कि हैवी म्यूटेटेड क्रिएचर्स के इम्पैक्ट्स को भी सह सके। एक प्रिलिमिनरी एस्टीमेट के हिसाब से इसकी हाइट कम से कम 10 मीटर और थिकनेस 3 मीटर से कम नहीं हो सकती थी। दीवार को रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से भरना था, जिसमें फ्रेमवर्क के तौर पर हाई स्ट्रेंथ अलॉय स्टील प्लेट्स भी लगी हों। यह सच में एक बहुत बड़ा काम था। इसके लिए जो मटेरियल्स चाहिए थे वो बहुत ज्यादा थे, लेकिन तुम्हारे लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तुम्हें बस एक बड़ा सा वेयरहाउस चाहिए था और एक बहुत बड़ी परचेस लिस्ट। उस पल सुबह बस हो ही रही थी और रोलिंग शटर के बाहर स्कैवेंजर्स इंतजार कर रहे थे। तुम कन्वीनियंस स्टोर से बाहर आए और बोले, मैं वर्कर्स रिक्रूट कर रहा हूं। टर्म्स हैं, दिन में 3 बार खाना, जिसमें तुम जितना मीट चाहो उतना खा सकते हो। जैसे ही तुमने ये वर्ड्स बोले, सर्वाइवर्स खुशी से चिल्लाने लगे। तुमने उन्हें कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। तुमने बस कैजुअली अपना हाथ उठाया और हिलाया। अगले ही सेकंड लंचियन मीट के कई कैंस हवा में अपीयर हो गए। फिर तुमने शांति से कहा, सैनर, सबको बता दो, हम बेस बनाने के लिए यहां स्क्वायर में वर्कर्स रिक्रूट कर रहे हैं। जो कोई भी काम करना चाहता है वो अभी आकर रजिस्टर करे। ये कैंस तुम्हारे लिए रिवॉर्ड हैं सबको ये बात बताने के लिए। 8 घंटों में कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली शुरू हो जाएगा। उसी वक्त भीड़ में से एक आदमी आगे बढ़ा। उसने एक कैन लिया और रुइंस की तरफ भाग गया। मैं अपनी फैमिली को यह गुड न्यूज़ बताने जा रहा हूं। ये देखकर बाकी सब भी समझ गए। वो पागलों की तरह सिटी के हर कोने में भागे और जल्दी से ये न्यूज़ फैला दी। एक बार जब स्क्वायर के सारे स्कैवेंजर्स चले गए तो तुमने वॉकी टॉकी उठाया और नाइटिंगेल को कांटेक्ट किया। अपने सभी लोगों को इकट्ठा करो, 8 घंटे में स्क्वायर पर मिलो। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और सप्लाईज के पहले ग्रुप को रिसीव करने के लिए रेडी रहो। फिर तुमने पब्लिक चैनल पर स्विच किया। 8 घंटों में सेंट्रल स्क्वायर पर काम टाइम पर शुरू हो जाएगा। मुझे कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले सारी डिफेंस यूनिट्स अपनी पोजीशन पर चाहिए। 8 घंटे में मैं पहले दिन की वेजेस पे कर दूंगा। इसके साथ ही तुमने किसी के रिप्लाई का वेट किए बिना ही कॉम्स बंद कर दिए। फिर तुमने रोलिंग शटर नीचे किया और फिर से ट्रेवल किया। उस जानी पहचानी वेटलेसनेस की फीलिंग के बाद तुम एक बार फिर रियल वर्ल्ड में वापस आ गए। अभी बहुत सारी सप्लाईज तुम्हें खरीदनी थी, तो तुम्हें तुरंत बॉस टैंक का ख्याल आया। फिर तुमने अपना फोन निकाला और सू वॉन को कॉल किया। मेरे पास यहां एक शिपमेंट है, टोटल 800 किलोग्राम। मुझे इसे एल्डर टैंक को तुरंत रिपोर्ट करना होगा। सुआन की आवाज अशौक से कांप रही थी। जल्द ही एल्डर टैंक ने कॉल लिया। मिस्टर गुओ, प्राइस पिछली बार जितना ही रह सकता है, लेकिन कैश के अलावा मुझे कुछ और चीजें भी चाहिए। जितना ज्यादा सीमेंट और रीबार होगा उतना अच्छा, और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जैसे एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स, बस वो काम करते होने चाहिए। जैसे ही उसने बोलना फिनिश किया, एल्डर टैंक बहुत देर के लिए साइलेंट हो गया। कुछ पल बाद वो आखिर बोला, तुम बहुत ज्यादा मटेरियल मांग रहे हो। इसे एक साथ इकट्ठा करने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये सुनकर तुमने एक हल्की स्माइल के साथ रिप्लाई किया, किसी और के लिए ये एक प्रॉब्लम होती, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए, एल्डर टैंक, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मुझे 6 घंटे में रिजल्ट्स चाहिए। इसके साथ ही तुमने फ़ोन कट कर दिया। उस पल एल्डर टैंक स्टडी रूम में आंखें बंद किए रेस्ट कर रहा था। ये देखकर सुआन ने परेशान होकर कहा, यह पहले से ही हमारे बिजनेस के स्कोप के बाहर है। इतने कम टाइम में नॉर्मल चैनल्स के थ्रू सब कुछ अरेंज करने का कोई तरीका नहीं है और इन चीज़ों से अटेंशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि एल्डर टैंग ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। जब मिस्टर गुओ ने यानसिंग एक लॉन्च किया था तो क्या वो इतना आई कैचिंग नहीं था? ऊपर बैठे लोगों की बहुत टाइम से मिस्टर गुओ पर नज़र है। उसके कंपेयर में हमारे इन छोटे मूव्स की क्या वैल्यू है? जो भी उसे चाहिए वो 6 घंटे में अरेंज हो जाना चाहिए। हम प्राइस बढ़ा सकते हैं लेकिन सामान तुरंत डिलीवर होना चाहिए। मैं इस पर तुरंत काम शुरू करती हूँ। वो जानती थी कि एल्डर टैंग ने पहले ही अपना मन बना लिया है। ये एक बहुत बड़ा गैम्बल था। दांव पर टैंग फैमिली का आने वाले कई दशकों का फ्यूचर लगा था। इस बीच तुम ग्लोबल स्टोरेज होलसेल मार्केट में फिर गए। जब मैनेजर ने तुम्हें देखा तो उसके चेहरे पर तुरंत एक फ्लैटरिंग स्माइल आ गई। बॉस जी, आप आ गए। तुमने रिप्लाई में कुछ नहीं कहा। तुमने बस एक लिस्ट निकाली और उसे दे दी। मैनेजर ने वो लिस्ट अपने दोनों हाथों से ली। अगले ही सेकंड शॉक से उसकी आंखें फटी रह गईं। सप्लाईज का अमाउंट पिछली बार से 3 गुना से भी ज्यादा था। और तो और उसमें टेंट्स और हार्ड हैट्स जैसे साइड गियर्स के 1000 सेट्स भी थे। उस पल मैनेजर का हाथ भी लिस्ट पकड़े हुए कांप रहा था। फिर भी तुम्हारी टोन एकदम शांत थी। लिस्ट के हिसाब से सामान रेडी करो। पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गया, मैं इसे अभी हैंडल करता हूं। इसके बाद मैनेजर ने और कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। उसने लिस्ट पकड़ी और सीधे वेयर हाउस एरिया की तरफ भागा। पूरा होलसेल मार्केट एक बार फिर ओवरड्राइव में चला गया और तुमने वही ट्रांसफर वेयर हाउस रेंट पर लिया जो पिछली बार लिया था। तुम एंट्रेंस पर खड़े होकर एक के बाद एक ट्रक भर के आती सप्लाईज देखते रहे। कुछ ही देर बाद जब सप्लाईज का आखिरी क्रेट डायमेंशनल वेयर हाउस में स्टोर हो गया, सुआन ने एक मैसेज भेजा, सब कुछ अपनी जगह पर है। ये सिटी के ईस्ट साइड में अबैंडन्ड इंडस्ट्रियल पार्क में पार्क किया गया है। हैंड ऑफ किसी भी टाइम हो सकता है। उसी पल जैंग यी का भी कॉल आया। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के जैंग नाम के एक डायरेक्टर ने खास तौर पर तुमसे मिलने के लिए कहा है। वो हमारी बैटरीज और हमारे फ्यूचर प्रोडक्शन प्लान्स में बहुत इंटरेस्टेड है। कल सुबह 10 बजे वो खुद एक टीम लीड करके युआन सिंह टेक्नोलॉजी आएगा और हम उसे फॉर्मली रिसीव करेंगे। मैं बाकी सब हैंडल कर लूंगी। तियानहंग प्रोडक्शन पार्क के एक्विजिशन के लिए फर्स्ट पेमेंट रिलीज करना होगा। टोटल अमाउंट 300 मिलियन है। नो प्रॉब्लम, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। यह कहकर तुमने फ़ोन कट कर दिया। कुछ ही देर बाद तुम जिंगसेन टी हाउस पहुंच गए। नोटिस मिलने के बाद सुआन तुम्हें ग्रीट करने के लिए पहले ही दरवाजे पर वेट कर रही थी। तुमने ट्रंक खोला और बात करते हुए कई बॉक्सेस की तरफ पॉइंट किया। सब यहां हैं, किसी को इसे अंदर रखने के लिए कहो। यह सुनकर सुआन ने तुरंत अरेंजमेंट्स शुरू कर दिए। फिर वो तुम्हें रिसेप्शन रूम में ले गई। रिसेप्शन रूम में एल्डर टैंग एक वार्म स्माइल के साथ बैठा था। मिस्टर गुओ, मैंने अपना टास्क पूरा कर दिया। तुमने जो कुछ भी मांगा था वो मैंने इकट्ठा कर लिया है। तुम ये देखकर स्माइल किए। इस परेशानी के लिए थैंक यू एल्डर टैंग। ये तो मेरा फर्ज है। गोल्ड का टोटल प्राइस 656 मिलियन है, पर तुम्हें जो चीज़ें चाहिए वो 180 मिलियन की हैं। मैंने शियाओसू से तियानहंग एक्विजिशन के लिए फंड्स भी रेडी करवा दिए हैं। मैं बाकी के पैसे पहले वाले फंड्स के साथ तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। और मिस्टर गुओ के लॉन्च इवेंट की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए मैं पर्सनली मिस्टर गुओ को 5 मिलियन एज अ गिफ्ट दूंगा। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर गुओ एल्डर टैंग के इस जेस्चर को मना नहीं करेंगे। ये बिजनेस जैसा नहीं लग रहा। लेकिन एल्डर टैंग हंसे। जिस पल से तुम युआन सिंह एक लाए थे, मुझे पता था कि तुम कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं हो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन टैंग फैमिली को अभी भी आगे बढ़ना है। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ खड़े होने का डिसीजन लिया है। तुम्हें जो भी चाहिए, जब तक मैं उसे पूरा कर सकता हूं, मैं बिना हेजिटेशन के करूंगा। और डायरेक्टर जेन, मैंने उनके साथ पहले डील किया है। जब तक तुम दिखाओगे कि तुम कोऑपरेट करने के लिए रेडी हो और एक ऐसा प्रोडक्शन प्लान लाते हो जो उन्हें सेटिस्फाई करे, वो तुम्हारे रास्ते से बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हटा देंगे। इस एडवाइस के लिए
थैंक यू एल्डर टैंग। मैं शियाओ को धीरे धीरे बिजनेस में इन्वॉल्व करूंगा आपसे। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर गुओ समझेंगे। तुमने और कुछ नहीं कहा, तुमने बस सिर हिलाया। फिर तुम मुड़े और स्टडी से बाहर आ गए। सुआन ने जल्दी से फॉलो किया। एल्डर टैंग विंडो के पास अकेला खड़ा था। वो जानता था कि आज से टैंग फैमिली पूरी तरह से तुमसे जुड़ गई है। जल्द ही तुम और सुआन सिटी के ईस्ट साइड में उस अबैंडन्ड इंडस्ट्रियल पार्क पहुंच गए। तुम्हारे सामने दर्जनों एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स थे, जिनके पास ही सीमेंट और सरियों के ढेर छोटी पहाड़ियों की तरह लगे थे, और साथ में 1 दर्जन से ज्यादा बड़े डीजल जनरेटर्स थे। तुमने सच में बहुत ट्रबल लिया। ये तो हमें करना ही था। अगर कुछ भी हो बस मुझे कांटेक्ट करना, मैं पहले निकलता हूं। जैसे ही उसने बोलना फिनिश किया, तुमने सिर हिलाया और सुआन चली गई। तुमने और टाइम वेस्ट नहीं किया। अपना हाथ हिलाकर तुमने उन स्टील बीस्ट्स को एक एक करके अपने डायमेंशनल स्पेस में स्टोर कर लिया। इसके बाद सीमेंट और सरियों के पहाड़ जैसे ढेर थे। उसके बाद तुमने ट्रक वापस कन्वीनियंस स्टोर तक ड्राइव किया। शटर नीचे करने के बाद तुमने जल्दी से क्रॉस ओवर किया। एक पल में तुम पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में वापस आ गए। उस पल स्कायर बहुत बड़ी भीड़ से पैक था। नाइटिंगेल और येरिन के मेंबर्स ने एक ह्यूमन वॉल बना ली थी, जो एक्साइटेड सर्वाइवर्स को स्क्वायर के सेंटर से दूर रख रही थी। उसी समय चारों मेजर फैक्शंस के ट्रूप्स ने डिस्टेंस में अपनी पोजीशंस ले ली थीं। जल्दी में बनाए गए मशीन गन एम्प्लेसमेंट्स ने एक डिफेंसिव पेरीमीटर बना लिया था। तुम धीरे से कन्वीनियंस स्टोर से बाहर आए। तुमने चारों ओर देखा और सेंटर एरिया को क्लियर किया। तुमने अपनी नजर घुमाई और सेंटर एरिया खाली करवाया। यारन के मेंबर्स तुरंत हिले, जल्दी से भीड़ के बीच से एक रास्ता बनाते हुए। फिर उन्होंने स्क्वायर के बीच में सबसे बड़ा ओपन स्पेस खाली कर दिया। इसके बाद तुम कन्वीनियंस स्टोर के एंट्रेंस पर खड़े हुए और अपना हाथ हिलाया। एक ही पल में सीमेंट के सैकड़ों बैग्स नीचे गिरे। वो एकदम सलीके से जमीन पर स्टैक हो गए। फिर सरियों के बंडल्स आए और सैंड और ग्रेवल के पहाड़ जैसे ढेर, और उनके साथ टूल्स के बॉक्स के बाद बॉक्स। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। सबके स्टन होकर देखने के बीच हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का एक पीस दूसरे के बाद जमीन पर गिरा। साइट पर तुरंत लोगों की सांसें अटक गईं। तुमने उन पर कोई अटेंशन नहीं दिया और बस नाइटिंगेल से बोले, सारे इंजीनियर्स और स्किल्ड वर्कर्स को ढूंढो, उनसे इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन कराओ, इलेक्ट्रीशियंस से जनरेटर्स स्टार्ट करवाओ, लाइटिंग इक्विपमेंट सेटअप करो। मुझे यह जगह दिन जितनी ब्राइट चाहिए। बाकी सब टीम्स में डिवाइड हो जाओ और फाउंडेशन क्लियर करो। सरिये बिछाने के लिए रेडी हो जाओ। ये सुनने के बाद नाइटिंगेल ने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया। उसने लाउडस्पीकर उठाया और उसकी आवाज पूरे स्क्वायर में गूंज उठी। कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस वाला हर कोई आगे आओ। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स लेफ्ट में खड़े हो जाओ। जो भी हैवी मशीनरी ऑपरेट कर सकता है राइट में जाओ। जो भी एक लोकल पावर ग्रिड बना सकता है बीच में खड़ा हो जाए। मूव करो तुम सब। जैसे ही उसने बोलना फिनिश किया, क्राउड एक्शन में आ गया। उन्होंने जल्दी से खुद को स्क्वायर में सॉर्ट करना शुरू कर दिया। जल्द ही स्क्वायर में 3 लंबी लाइंस बन गईं। बाकी सब खुद को अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से ग्रुप्स में डिवाइड कर लो। तुम मटेरियल्स मूव करने और साइट को क्लियर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगे। हर किसी को ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। हार्ड वर्क करो। जो भी काम चोरी करेगा या कुछ भी गलत करने की कोशिश करेगा, उसे कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ऐसा कहने के बाद नाइटिंगेल ने अपना हाथ उठाया और अपनी उंगलियां स्नैप कीं। अगले ही सेकंड लपटें उठीं और तुरंत उसके बगल के स्टील पाइप्स को पिघलाकर मल्टन मेटल बना दिया। ये नज़ारा देखकर हर सर्वाइवर के अंदर एक सिहरन दौड़ गई। वो तुरंत काम पर लग गए। कई इलेक्ट्रीशियंस ने फ्यूल लाइंस चेक करना और केबल्स कनेक्ट करना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों बाद डीजल जनरेटर्स से एक लो रोड निकली। ठीक उसके बाद बुलडोजर्स और एक्सकेवेटर्स एक के बाद एक स्टार्ट हो गए। कुछ देर के लिए वेस्टलैंड एक बार फिर इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की सिम्फनी से गूंज उठा। बुलडोजर्स ने टूटे फूटे व्हीकल्स और डेब्रीज क्लियर करना शुरू कर दिया। इस बीच सर्वाइवर्स ने हार्ड हैट्स और ग्लव्स पहन लिए और बेसिक टूल्स यूज करके कंक्रीट को तोड़ने और मलबे को हटाने लगे। साइट पर हजारों लोग एक ही समय पर काम कर रहे थे।
साइट के किनारे पर कई बड़े फील्ड कॉलड्रॉन्स पहले ही सेटअप किए जा चुके थे। कुछ ही देर में मीट सूप की महक पूरे स्क्वायर में फैल गई। यह हर किसी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन बन गई। इस पल आर्क के कमांड रूम के अंदर चीफ, कैप्टन और बॉ साथ साथ खड़े इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन को घूर रहे थे। उनमें से एक ने ग्रिमली कहा, वो सिर्फ एक सिटी नहीं बना रहा है, वो एक नया आर्डर क्रिएट कर रहा है। सिटी के अंदर के लोग होप के साथ बिल्ड कर रहे थे, जबकि बाहर के सोल्जर्स उस होप को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे थे। जल्द ही रात हो गई, लेकिन सेंट्रल स्क्वायर दिन जैसा ब्राइट था। कटिंग मशीन्स के नीचे सरियों से स्पार्क्स उड़ रहे थे। बुलडोजर्स ने डिस्कार्डेड कंक्रीट को गहरे गड्ढों में पुश किया। वर्कर्स रिदम में चिल्ला रहे थे जैसे जैसे वो फाउंडेशन सरियों को ट्रेंचेस में ले जा रहे थे। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ एपोकैलिप्स से पहले के दिनों में वापस चला गया हो। उस पल नाइटब्लेड स्क्वाड के एक अवेकेंट फाइटर ने चिल्लाकर कहा, शार्प रहो, जितनी जल्दी हम फिनिश करेंगे उतनी जल्दी हम खाएंगे। कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर रिंग शेप्ड डिफेंसिव लाइन पर एक कमांडर अपनी राइफल यूज करके जॉम्बीज को प्रेसिजन के साथ उड़ा रहा था। वो चिल्लाया, लाइन को होल्ड करो, जॉम्बीज को पास मत आने दो, वरना मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा। जैसे ही उसने बोलना फिनिश किया, नाइटिंगेल डिफेंसिव लाइन के पीछे अपीयर हुई। मिस्टर गू, आज का पेमेंट सेटल करने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजो। यह सुनकर चारों कमांडर्स खुशी से चमक उठे। उन्होंने स्क्वायर के सेंटर की तरफ नाइटिंगेल को फॉलो किया और तुम कन्वीनियंस स्टोर के एंट्रेंस पर खड़े थे। जब तुमने उस ग्रुप को आते देखा, तुमने कैजुअली अपना हाथ उठाया और उसे हिलाया और सप्लाईज के कई छोटे पहाड़ हवा से अपीयर हो गए। वहां कैंड लंचियन मीट के 200 से ज्यादा केसेस थे, साथ ही कंप्रेस्ड बिस्किट्स और प्यूरिफाइड वाटर था। फिर एक्सटर्नल इंजरीज को ट्रीट करने की मेडिसिन थी और यहां तक कि पुरानी स्ट्रॉन्ग लिकर भी थी, और साथ में सिगरेट्स के 100 से ज्यादा कार्टन्स थे। वो चारों कमांडर्स वहां डम फाउंडेड खड़े रह गए। ये पहले दिन का पेमेंट है। तुम चारों फैक्शंस इसे इवनली बांट सकते हो। तुम इसे कैसे ले जाते हो और कैसे डिवाइड करते हो, ये तुम्हारा बिजनेस है। ऐसा कहने के बाद तुम मुड़े और वापस कन्वीनियंस स्टोर में चले गए। वो चारों रिप्रेजेंटेटिव्स वहां खड़े रह गए। काफी देर बाद वो चारों होश में आए और तुरंत अपने कम्युनिकेटर्स में चिल्लाए, लोगों को सप्लाईज मूव करने के लिए यहां बुलाओ, अभी। यहां कैंड गुड्स, सिगरेट्स, लिकर, सब कुछ है। तुरंत सोल्जर्स के एक्साइटेड चीयर्स पूरे एनकैंपमेंट में गूंज उठे। जल्द ही चारों मेजर फैक्शंस के ट्रक्स रोर करते हुए आ गए। अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के ऑर्डर्स पर उन्होंने पागलों की तरह सप्लाईज लोड करना शुरू कर दिया। जैसे ही पूरा स्क्वायर हार्वेस्ट की इस खुशी में मग्न था, पब्लिक चैनल पर अचानक एक चीख सुनाई दी। एक लायन पैक ईस्ट साइड के ब्लॉक 3 पर अटैक कर रहा है। वो इतने ज्यादा हैं कि काउंट भी नहीं किए जा सकते। उस पल सोल्जर्स के चेहरों पर स्माइल्स तुरंत फ्रीज हो गईं। कंस्ट्रक्शन साइट पर सर्वाइवर्स भी पैनिक करने लगे, लेकिन स्कॉर्पियन ने कम्युनिकेटर छीना और चिल्लाया, जो भी कैन तुम्हें अभी मिले हैं उन्हें बैंग करो, अपनी गन्स स्टेडी रखो, जोर से फायर करो और फ्रंट पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सेटअप करो। जैसे ही उसने बोलना फिनिश किया, बाकी कमांडर्स ने भी जल्दी से सेम आर्डर दिया। सोल्जर्स का मोराल ऑनल टाइम हाई पर पहुंच गया। वो जल्दी से कॉम्बैट पोजीशंस में आ गए और अपनी गन्स स्ट्रीट के एंड की तरफ एम कर लीं। हालांकि कंस्ट्रक्शन साइट पर पैनिक फैलना शुरू हो गया। सर्वाइवर्स ने अपने टूल्स गिरा दिए और इंस्टिंक्टिवली भागने की कोशिश की। तभी नाइटिंगेल की आवाज गूंजी, जो कोई भी अब भागेगा वो मरेगा। मिस्टर गुओ पीछे से देख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन साइट सबसे सेफ प्लेस है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो काम करते रहो। जैसे ही उसने ये कहा, क्राउड थोड़ा शांत हुआ, लेकिन डर अभी भी फैल रहा था। तब तक जमीन के ट्रिमर्स और भी क्लियर होते जा रहे थे। स्ट्रीट के एंड पर लाइन पैक बाढ़ की तरह बाहर आया। अगले सेकंड रिंग शेप्ड डिफेंस लाइन के साथ लगी दर्जनों मशीन गन्स ने एक साथ फायर ओपन कर दिया। बुलेट्स की भारी बारिश ने जॉम्बी होर्ड को छलनी कर दिया। उसी समय नाइट स्काई में एक्सप्लोजन्स गूंज उठे।
सोल्जर्स ने होर्ड को 200 मीटर दूर ही रोक कर रखा, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे। बैटल धीरे धीरे एक स्टेलमेट में बदल गई। तभी होर्ड के पीछे से एक भारी बूम की आवाज आई। एक जायंट म्यूटेटेड ज़ॉम्बी बाहर निकला। उसकी पूरी बॉडी एक हार्डेंड शेल से कवर्ड थी। उसने ग्रेनेड्स का कोई असर नहीं लिया और सीधे रॉक बेस की डिफेंसिव लाइन पर चार्ज किया। फिर नाइटिंगेल के हाथ से एक स्ट्रीक ऑफ फायर निकली। म्यूटेटेड ज़ॉम्बी का सिर तुरंत पियर्स हो गया। फिर अपने मोमेंटम के साथ वो रोल करने लगा और फाइनली फोर्टिफिकेशन से जा टकराया, जिससे सैंड बैग्स और बैरिकेड्स चारों तरफ उड़ गए। लेकिन वो मॉन्स्टर कभी वापस नहीं उठा। उस पल बाकी अवेकेंड वंस भी एक्शन में आ गए। एक पल के लिए ज़ॉम्बी होर्ड के बीच हर तरह की एबिलिटीज एक्सप्लोड हुईं। हालांकि स्ट्रीट बहुत चौड़ी थी, एक कंसंट्रेटेड अटैक में ज़ॉम्बी होर्ड को जल्दी से वाइप आउट नहीं किया जा सकता था। कॉम्स चैनल पर रोर्स और हेल्प के लिए आवाजें सब मिक्स हो गई थीं। बैटल और भी ब्रूटल होती जा रही थी। भले ही सोल्जर्स बहादुरी से लड़ रहे थे, डिफेंसिव लाइन में गैप्स का आना अभी भी इनेविटेबल था। दर्जनों ज़ॉम्बीज वॉल ऑफ फायर को तोड़कर लाइन की तरफ चार्ज करने लगे। सोल्जर्स के पास उनसे हैंड टू हैंड फाइट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। जैसे जैसे और भी ज़ॉम्बीज अंदर आने लगे, पूरी डिफेंसिव लाइन कोलैप्स होने की वर्ज पर थी। कंस्ट्रक्शन साइट पर सर्वाइवर्स एक साथ सिकुड़ गए और इस नज़ारे को देखकर कांप रहे थे। यहां तक कि यांग का चेहरा भी ग्रिम हो गया। तभी तुम कन्वीनियंस स्टोर से बाहर आए। अगले सेकंड तुम वैनिश हो गए। फिर तुम दर्जनों मीटर्स दूर रीअपियर हुए। कई फ्लैशेस के बाद तुम हाई ग्राउंड पर पहुंच गए और शांति से आ रहे ज़ॉम्बी होर्ड को नीचे देखने लगे। ये देखकर हर कोई मुड़कर तुम्हारी तरफ देखने लगा। फिर तुम्हारे सामने एक लकड़ी का क्रेट अपीयर हुआ और शैटर हो गया। एक पल में दर्जनों स्टील बॉल्स बाहर आईं। वो मिड एयर में होवर करने लगीं। फिर तुमने हल्के से अपना हाथ ज़ॉम्बी होर्ड की तरफ हिलाया। दर्जनों स्टील बॉल्स से बनी एक मेटल स्ट्रीम सीधी बाहर निकली। उसकी आवाज ने रैपिड गन फायर को भी दबा दिया। एक पल में लाइन के सामने के ज़ॉम्बीज पियर्स हो गए और टुकड़ों में कट गए। ठीक उसके बाद स्टील बॉल्स की दूसरी वेव निकली। फिर तीसरी वेव आई, जहां से चौथी मेटल टॉरेंट पास हुई। इसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को क्रश कर दिया। तुम एक ह्यूमन गैटलिंग गन की तरह थे, जो अकेले ही डिफेंसिव लाइन के 50 मीटर के अंदर के होर्ड को क्लियर कर रहे थे। उस पल पूरा स्क्वायर एक ईरी साइलेंस में डूब गया। सिर्फ जनरेटर्स की आवाज बची थी और हैवी एयर ब्लड की महक से ठिक थी। एक पल बाद तुम धीरे धीरे ऊपर से नीचे आए। सबकी नजरें तुम पर टिकी थीं, जैसे उन्होंने अभी अभी कोई मिरेकल देखा हो। लेकिन तुमने बस शांति से कहा, काम करते रहो। याइंग सबसे पहले होश में आई। उसकी आवाज लाउड स्पीकर से पूरे एरिया में गूंज उठी, उठो और वापस काम पर लगो। मिस्टर गू, हम यहां निकम्मे लोगों को नहीं खिलाते। अगले सेकंड क्राउड में हलचल शुरू हो गई। सर्वाइवर्स जल्दी से काम पर लौट गए। सबके मन में एक गहरा अचरज उठ रहा था। हां शशि स्ट्रैंग होल्ड के अंदर किंग्यामा या लाइव फीड देखते हुए हेल्पलेस फील कर रहा था। एक लंबी साइलेंस के बाद उसने कम्युनिकेटर उठाया, मेरा ऑर्डर फॉलो करो। इस पल से पांची, हर कोई मिस्टर गुओ के ऑन ऑर्डर्स को बिना किसी क्वेश्चन के फॉलो करेगा। उसी समय लाइट हाउस आउटपोस्ट के अंदर वाइट कपड़ों वाले स्कॉलर ने पहले ही पता लगा लिया था कि तुम्हारे पास 2 एबिलिटीज हैं। उसने अपनी एनालिसिस रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स वापस भेज दी, लेकिन उसे सिर्फ एक रिप्लाई मिला, सारी प्रोबिंग रोक दो, मिस्टर गू की सारी नीड्स पूरी करो। उस पल तुम कन्वीनियंस स्टोर के अंदर एक चेयर पर बैठे थे। जो अभी हुआ था उसे अपने माइंड में रिप्ले कर रहे थे। तुम बहुत अच्छे से जानते थे कि कन्वीनियंस स्टोर को अकेले छोड़ना रिस्की था, लेकिन तुम्हारे खुद एक्शन लेने का एक रीजन भी था। अगर डिफेंस लाइन में गैप आता तो कैजुअलिटीज इनेविटेबल थीं और इससे तुम्हें सबको इंटिमिडेट करने का एक चांस भी मिला। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसने चारों लीडर्स को एक आंसर दिया। उन्हें यह बता दिया कि तुम कन्वीनियंस स्टोर के अंदर रहने तक ही लिमिटेड नहीं हो। कंस्ट्रक्शन साइट पर हाई स्पिरिट्स ने दिखा दिया कि यह पहला शो एक बहुत बड़ी सक्सेस था। एपोकैलिप्स में यही इकलौता रूल था। ये सोचकर तुमने नाइटिंगेल को मैसेज किया, जाकर बैटलफील्ड क्लीन अप करो, क्रिस्टल कोर्स वापस लाओ।
ये सुनने के बाद नाइटिंगेल ने जल्दी से नाइटाब्लेड स्क्वाड को इकट्ठा किया और फिर क्रिस्टल कोर्स कलेक्ट करने का आर्डर दिया। नाइटाब्लेड मेंबर्स आर्डर सुनते ही तुरंत बाहर चले गए। ये देखकर चारों कमांडर्स ने भी अपने सोल्जर्स को हेल्प करने के लिए कहा। तो आधे घंटे से भी कम में बैटलफील्ड पूरी तरह से क्लीन हो गया। नाइटिंगेल एनर्जी क्रिस्टल कोर्स की 1 दर्जन से ज्यादा बाल्टियां कन्वीनियंस स्टोर के एंट्रेंस पर ले आई, लेकिन तुमने क्रिस्टल कोर्स के ढेर पर अपना हाथ हल्के से हिलाया और एक पल में उनमें से आधे गायब हो गए, बाकी आधे बाल्टियों में ही रहे। तुमने स्कॉर्पियन और बाकी 3 कमांडर्स को देखा। तुम चारों इन्हें अपनी फोर्सेज में बांट सकते हो। तुम्हारे वर्ड्स सुनकर वो चारों सांसें रोक कर रह गए। मिस्टर गुओ, आप ही ने इस बैटल का ज्यादातर हिस्सा हैंडल किया था। हमारा इतना ज्यादा लेना सही नहीं होगा। ये सुनकर तुमने अपना हाथ हिलाया। जिस किसी ने भी लड़ाई की वो क्रेडिट डिजर्व करता है। फिर थैंक यू मिस्टर गू। बाकी तीनों ने भी जल्दी से तुम्हें थैंक यू कहा। उसके बाद उन चारों ने क्रिस्टल कोर्स को बांट लिया। तुमने सर्वाइवर्स को देखा, फिर अपना हाथ उठाया और चिल्लाकर कहा, खाने का टाइम हो गया। अगले सेकंड चीयर्स तुरंत फूट पड़े। सभी सर्वाइवर्स ने अपने टूल्स नीचे फेंक दिए। वो फील्ड कॉलरड्रॉन्स की तरफ पागलों की तरह भागे। ये देखकर नाइटिंगेल मेंबर्स आर्डर बनाए रखने के लिए तुरंत बीच में आए। लाइन लगाओ, जो कोई भी लाइन तोड़ेगा वो आज खाने के बारे में भूल जाए। जैसे ही उसने बोलना फिनिश किया, सर्वाइवर्स शांत हो गए। फिर वो अपने आप लंबी लाइंस में खड़े हो गए। कुछ ही देर में सारा खाना बांट दिया गया। अनगिनत लोगों को उनके लंच बॉक्सेस मिलने के बाद वो तुरंत जमीन पर बैठ गए और खाना खाने लगे। कुछ तो मीट का एक बाइट लेने के बाद रो पड़े। मीट की महक पूरे स्क्वायर में फैल गई। सोल्जर्स भी टेबल्स के चारों ओर इकट्ठे हो गए। हर टेबल पर 8 डिशेस और एक सूप था। वहां बहुत सारी सिगरेट्स और ड्रिंक्स भी थीं। सोल्जर्स ने बिना हिचकिचाहट के जोर जोर से हंसते और बातें करते हुए अपना पेट भर लिया। पहले की टेंशन और थकावट पूरी तरह से जा चुकी थी। 1 घंटे बाद सबने पेट भर खा पी लिया था। उस पल साइट सुपरवाइजर खड़ा हुआ और अपना पेट थपथपाया। अगर तुम्हारा पेट भर गया है तो उठो और वापस काम पर लग जाओ। आज रात कोई नहीं सो रहा। सुबह होने से पहले सारा फाउंडेशन पोर करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उसने बोलना फिनिश किया, 1000 आवाजों ने एक साथ आंसर दिया। सर्वाइवर्स ने बिल्कुल कंप्लेन नहीं की। उन्होंने अपने टूल्स उठाए और फुल एनर्जी के साथ अपनी पोस्ट्स पर वापस चले गए। मशीनरी की रोर फिर से शुरू हो गई। उसी समय चारों मेजर फोर्सेस से रिलीफ ट्रूप्स आ गए। उन्होंने टेबल्स पर बची गंदगी को देखा और हवा में अभी भी मौजूद महक को सूंघा। वो बस फर्स्ट डिफेंस शिफ्ट के लिए वॉलंटियर न करने का रिग्रेट ही कर सकते थे। लेकिन नाइटिंगेल अपने लोगों के साथ कई बॉक्सेस लाते हुए वहां आई। बॉक्सेस ब्रांड न्यू सिगरेट्स से भरे थे। मिस्टर गुओ ने ये नाइट शिफ्ट वाले भाइयों के लिए पर्क के तौर पर भेजे हैं। तुम्हें शार्प रखने के लिए सबको एक एक पैक। जब एक फिनिश हो जाए तो आकर दूसरा ले लेना। यहां बहुत हैं। जैसे ही उसने बोलना फिनिश किया, पोजीशन में हलचल मच गई। हमें यहां आते ही सिगरेट्स मिल गईं। मिस्टर गुओ सच में बहुत जेनरस हैं। सोल्जर्स को उनकी ब्रांड न्यू सिगरेट्स मिलने के बाद उनकी अनॉयंस और कंप्लेंट्स तुरंत गायब हो गईं। एक्साइटमेंट ने उनकी जगह ले ली। कुछ देर के लिए धुएं की अनगिनत लकीरें हवा में उठीं। सबके चेहरों पर एक ब्लिसफुल लुक छा गया। सुबह 3 बजे तक कंस्ट्रक्शन साइट का शोर कम नहीं हुआ था, बल्कि ये और भी तेज हो गया था। कई बड़े कंक्रीट मिक्सर ट्रक्स जोर से रंबल कर रहे थे। एक पल बाद ग्रे कंक्रीट डिलीवरी पाइप से फ्लो करता और गहरे फाउंडेशन पिट्स में प्रिसीजन से पोर होता। साइट सुपरवाइजर साइड में खड़ा ये सब एक्साइटमेंट से देख रहा था। तभी एक नाइटाब्लेड मेंबर ओल्ड सुपरवाइजर के पास आया। मिस्टर गुओ, कोई आपको ढूंढ रहा है। यह सुनकर सुपरवाइजर एक पल के लिए फ्रीज हो गया, लेकिन फिर वो जल्दी से कन्वीनियंस स्टोर की तरफ बढ़ा। उस पल तुम दरवाजे के पास एक चेयर पर बैठे थे। सुपरवाइजर एंट्रेंस पर रुका और रिस्पेक्ट से बोला, मिस्टर गुओ, आपको मेरी क्या जरूरत थी? तुमने बिना कोई वर्ड वेस्ट किए सिर हिलाया। फिर तुमने उसे एक ब्लूप्रिंट थमा दिया। फाउंडेशन अच्छे से पोर हो गया है, लेकिन वॉल सेक्शन में कुछ चेंजेस चाहिए। जैसे ही तुमने बोलना फिनिश किया, सुपरवाइजर ने जल्दी से ब्लूप्रिंट ले लिया।
ब्लूप्रिंट पर क्लियरली डेंस ओपनिंग्स की रोज मार्क की हुई थीं। इससे पहले कि सुपरवाइजर कुछ पूछता, तुमने शांति से कहा, वॉल के अंदर फायरिंग पोर्ट्स और इंटरनल पैसेजवेज छोड़ देना, टॉप पर बैटलमेंट्स और वॉच टावर्स बनाना, इलेक्ट्रिक केबल्स के लिए कॉन्ड्यूट्स छोड़ देना ताकि कैमराज और सर्चलाइट्स इंस्टॉल करना इजी हो जाए। मैं चाहता हूं कि यह वॉल सिर्फ zombies को रोके ही नहीं, बल्कि उन्हें मारे भी। रही बात मैन पावर और मटेरियल्स की, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर सुपरवाइजर की सांसें तेज हो गईं। वो एक ही नज़र में बता सकता था कि यह एक स्टैंडर्ड मिलिट्री फोर्टिफिकेशन था। उस पल सुपरवाइजर ने ऊपर देखा। उसकी आंखें रिजॉल्व से भरी थीं। मैं मिशन पूरा करूंगा। इसके साथ ही वो मुड़ा और हाथ में ब्लूप्रिंट लिए वापस साइट की तरफ भागा। इसके बाद सुपरवाइजर ने सारे की टेक्निकल स्टाफ को इकट्ठा किया। नए ब्लूप्रिंट को यूज करते हुए उसने की पॉइंट्स बार बार एक्सप्लेन किए। जल्द ही आसमान में रोशनी होने लगी। हर सर्वाइवर की आंखें लाल थीं, लेकिन उनके चेहरों पर थकान का कोई नामो निशान नहीं था। बस काम फिनिश करने की एक्साइटमेंट थी। तब तक सारे फाउंडेशंस पोर किए जा चुके थे। कई इंजीनियर्स ब्लूप्रिंट के चारों ओर इकट्ठे हुए और अजीब शेप के मोल्ड्स बनाने के लिए स्टील यूज किया। इन मोल्ड्स को वॉल के स्टील फ्रेमवर्क के बीच फिक्स किया जाएगा। फिर उन्हें बस कंक्रीट वॉल के पोर होने का वेट करना होगा और इससे स्टैंडर्ड फायरिंग पोर्ट्स और पैसेजवेज बन जाएंगे। कंस्ट्रक्शन अब पहले से कई गुना हार्डर है। फिर भी किसी एक इंसान ने भी कंप्लेन नहीं की। वो सब जानते थे कि यह सॉलिड वॉल हर किसी की सर्वाइवल की होप होगी। कुछ ही देर में क्रेन ने धीरे धीरे वॉल का पहला सेक्शन उठाया और उसे केयरफुली फाउंडेशन पर सेट किया। यह एम्बेडेड सरियों के साथ परफेक्टली लाइन अप हो गया। उस पल पूरी साइट पर थंडरस चीयर्स फूट पड़े। सर्वाइवर्स ने अपने हाथों के टूल्स हवा में हिलाए और उनकी लाल आंखों में आंसू भी भर आए। उन्होंने एक्साइटमेंट से अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट देखा। यहां तक कि शिफ्ट चेंज के दौरान पास से गुजरते डिफेंसिव लाइन के सोल्जर्स भी रुके और घूरने लगे। उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पर इतने बड़े चेंजेस देखे और हर कोई इस बात से हैरान था कि सिटी वॉल कितनी स्ट्रांग थी। तभी खाने की महक फिर से हवा में तैरने लगी। उसी समय नाइटिंगेल की आवाज गूंजी, सब आकर ब्रेकफास्ट ले लो। कई टेबल्स खाने से भरे हुए थे। वहां स्टीमिंग हॉट राइस पॉरिज और फ्रेशली स्टीम्ड मीट बन्स थे। इसे देखकर वर्कर्स ने तुरंत अपने टूल्स नीचे रखे और अपने आप लाइन में लग गए। इस बार किसी ने पागलों की तरह खाना नहीं खाया। उन्होंने धीरे धीरे और शांति से खाया, जैसे वो अपनी उसी पीसफुल लाइफ में लौट आए हों जो उनके पास कभी थी। उस पल तुम कन्वीनियंस स्टोर से बाहर आए और नाइटिंगेल को दरवाजे पर बुलाया। मैं जा रहा हूं। मैं लगभग 12 घंटे के लिए बाहर रहूंगा। जब मैं यहां नहीं हूं, यहां के फुल इंचार्ज तुम होगे। कंस्ट्रक्शन रुकना नहीं चाहिए। चारों मेजर फैक्शंस के डिफेंसेस को भी कोऑर्डिनेट करो। रिक्रूट करना जारी रखो। ज्यादा लोग होने की टेंशन मत लो। जब तक वो वेरिफिकेशन पास करते हैं और कुछ गलत नहीं है, उन्हें काम करने के लिए अंदर आने दो। यह सुनने के बाद नाइटिंगेल ने सोलेमनली आंसर दिया, यस बॉस। इसके साथ तुमने अपने सामने के इस लाइवली सीन को देखा, फिर मुड़े और वापस कन्वीनियंस स्टोर में चले गए। फिर तुमने ट्रैवर्सल एक्टिवेट किया। जब तुम रियल वर्ल्ड में वापस आए, आधे घंटे बाद तुम युआन सिंह टेक्नोलॉजी के ऑफिस बिल्डिंग के बाहर पहुंचे। जैंगी पहले से ही एंट्रेंस पर वेट कर रही थी। मिस्टर गू और डायरेक्टर जैंग ऊपर रिसेप्शन रूम में हैं। तुमने यह सुनकर सिर हिलाया। फिर तुमने बिल्डिंग में जैंग यी को फॉलो किया। कुछ ही देर में तुम रिसेप्शन रूम में पहुंच गए। वहां एक मिडिल एज्ड आदमी चेयर पर सीधा बैठा था। वो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के डायरेक्टर जैंग थे। एक सेक्रेटरी भी उनके पीछे खड़ा था। जब डायरेक्टर जेन ने तुम्हें देखा तो वो खड़े हो गए। मिस्टर गू, तुम काफी यंग और अकॉम्प्लिश्ड हो। तुम स्माइल किए और तुमने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। हेलो, डायरेक्टर जैंग। फिर दोनों साइड्स अपनी सीट्स पर बैठ गईं। जैंग यी ने एजेंडा के हिसाब से कंपनी का डेवलपमेंट प्लान इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। डायरेक्टर जैंग ने बहुत अटेंटिवली सुना, जबकि सेक्रेटरी जल्दी से एक नोटबुक में नोट्स ले रहा था। 10 मिनट से ज्यादा के बाद जैंग यी ने अपना प्रेजेंटेशन फिनिश किया। डायरेक्टर जैंग सबसे पहले बोले,
मैंने ये टेक्निकल रिपोर्ट पढ़ी है। तुम कह सकते हो कि यह ग्राउंड ब्रेकिंग है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस टेक्नोलॉजी का सोर्स रिलायबल है और क्या फ्यूचर अपग्रेड्स की गारंटी दी जा सकती है। कितनी जल्दी प्रोडक्शन कैपेसिटी रिस्टोर हो सकती है। जैंग यी तुरंत अलार्मड हो गई। फिर भी तुम्हारे एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले। रही बात टेक्नोलॉजी के सोर्स की, तो वो एक ट्रेड सीक्रेट है। मुझे माफ़ करना, मैं इसे डिस्क्लोज नहीं कर सकता। मैं गारंटी दे सकता हूं कि यह टेक्नोलॉजी पूरी तरह से मेरे पर्सनल कंट्रोल में है। कोई पेटेंट डिस्प्यूट्स भी नहीं है। 5th जनरेशन तक के फ्यूचर अपग्रेड्स पहले ही प्लान किए जा चुके हैं। प्रोडक्शन 1 महीने के अंदर रिस्टोर किया जा सकता है। बस एक ही चीज़ चीज़ों को स्लो कर सकती है, वो हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल प्रोसीजर्स। उस पल डायरेक्टर जैंग के चेहरे पर एक मीनिंगफुल स्माइल आ गई। तुम्हें अप्रूवल प्रोसेस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। मुझे उम्मीद है कि स्टेट तुम्हारे साथ मिलकर फारस्टार सीरीज बैटरीज जॉइंटली डेवलप और प्रोड्यूस करने के लिए एक नया जॉइंट वेंचर सेटअप करने में इन्वेस्ट करेगा। बदले में स्टेट तुम्हें फुल पॉलिसी सपोर्ट देगा। जैसे ही उसने बोलना फिनिश किया, जैंग यी ने नर्वस होकर देखा। वो समझ गई कि इसका मतलब है कि स्टेट फारस्टार टेक्नोलॉजी को अपने अंडर लाना चाहता है और चाहता है कि तुम सबसे क्रिटिकल पार्ट उन्हें सौंप दो। अगले सेकंड तुम स्माइल किए। प्रपोजल बुरा नहीं है, लेकिन लगता है तुम एक चीज़ गलत समझ बैठे हो। मैं आज यहाँ स्टेट से हेल्प मांगने नहीं बैठा हूँ, बल्कि स्टेट को एक अपॉर्चुनिटी देने आया हूँ। एनर्जी रेवोल्यूशन में लीड लेने की अपॉर्चुनिटी। रही बात कून ऑपरेशन की, मैं मिलिट्री इंडस्ट्री और नेशनल स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर्स हैंडल करने के लिए एक नई डेडिकेटेड सेल्स कंपनी सेटअप कर सकता हूँ और युवान सिंह टेक्नोलॉजी का 90% स्टेक होना चाहिए। यही मेरी लिमिट है। उस पल रिसेप्शन रूम का एटमॉस्फेयर आइस कोल्ड हो गया। डायरेक्टर जैंग के एक्सप्रेशन साफ तौर पर डार्क हो गए। स्टेट के अप्रूवल के बिना तुम्हारी बैटरी इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जाएगी। तुम अपनी चेयर पर पीछे टिके, एकदम रिलैक्स दिखते हुए। तुम्हें क्या लगता है, क्या ज्यादा मायने रखता है, अप्रूवल प्रोसेस या कंट्री को उसके एनर्जी कंस्ट्रेंट से हमेशा के लिए आज़ाद करना। 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी की एनर्जी डेंसिटी युआन सिंह 1 से 3 गुना है और यह पहले से ही प्रोटोटाइप टेस्टिंग स्टेज में है। मैं अपनी टेक्नोलॉजी लोंगों में रख सकता हूं, लेकिन मैं इसे किसी और कंट्री में भी ले जा सकता हूं। जैसे ही ये वर्ड्स तुम्हारे मुंह से निकले, डायरेक्टर जैंग की पीठ में सिहरन दौड़ गई। अगर ये टेक्नोलॉजी ओवरसीज चली गई तो वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता था। एक पल सोचने के बाद डायरेक्टर जैंग अचानक खड़े हो गए। प्लीज मुझे एक फोन कॉल करने दो। इसके साथ डायरेक्टर जैंग ने अपना फोन निकाला और रिसेप्शन रूम से बाहर चले गए। 2 मिनट बाद वो वापस रिसेप्शन रूम में आए। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, हम तुम्हारी सारी टर्म्स के लिए एग्री कर गए, और सिर्फ इतना ही नहीं, स्टेट तुम्हें वो सारा सपोर्ट देगा जो तुम्हें चाहिए, वो भी बिना किसी अपर लिमिट के। ये सुनकर तुमने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो फिर एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप के लिए। ये देखकर डायरेक्टर जैंग ने तुरंत तुमसे हाथ मिलाया। तो दोस्तों, अगर आप आगे भी ऐसी ही कमाल की और नई कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वो बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जब भी हम एक नई सीरीज और नई कहानी लेकर आएं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर बजे।